पुस्तक 42 अध्याय 21 खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। हम उन्हें मारें या न मारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे पैदल सैनिकों से ज्यादा कुछ नहीं हैं, ऑटोक टाइटेनोस ने कहा। लेकिन अगर हम उन्हें नहीं मारते तो मेरी सलाह है कि हम कम से कम उन्हें कैद कर लें। हमें उन्हें भागने नहीं देना चाहिए और दूसरे सिथे को मजबूत नहीं करना चाहिए। मैं समझ गया। निंग मुस्कुराया। मुझे तुम दोनों को परेशान करने के लिए कुछ और करना होगा। हम ऑटोक टाइटेनोस और ऑटोक मोग दोनों ने निंग की ओर देखा। निंग ने कहा, कृपया पैरागॉन ऑफ पिल्स और अन्य लोगों को मेरे असली शरीर के यहाँ मरने के बारे में मत बताना। ऑटोक मोग और ऑटोक टाइटेनोस ने पलकें झपकाईं। ऑटोक टाइटेनोस ने आश्चर्य से कहा, उन्हें मत बताना। मुझे लगता है कि तुम पैरागॉन के लिए ही सिथिलेंस आए हो। वे शायद सच्चाई का अंदाजा लगा पाएंगे। चलो इसे जितना हो सके छिपाते हैं, वरना उन्हें इसका पछतावा होगा। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक निंग की नजरें दूसरी तरफ चली गईं। उसने धीरे से बुदबुदाया, कितना अजीब एहसास है। तो मेरी सच्ची आत्मा के टूटने का एहसास ऐसा ही होता है। धमाका। उसकी सच्ची आत्मा पूरी तरह से बिखर गई। निंग महसूस कर सकता था कि उसका मन और विचार सुस्त पड़ गए हैं। उसकी सच्ची आत्मा का पूरा ढांचा पूरी तरह से ढह रहा था, मानो कोई टूटा हुआ बांध टूट रहा हो। अनगिनत सच्ची आत्मा के टुकड़े हर दिशा में पहले से हजारों गुना तेज गति से फैल गए। उसकी सच्ची आत्मा का इतना बड़ा हिस्सा टूट रहा था कि वह नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहा था। निंग से प्रकाश के अनगिनत कण निकल रहे थे और उसकी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा दोनों लुप्त हो रही थीं। सब कुछ धीमा लग रहा है। वापस जा रहे हैं। कैओस्वर्स में निंग का सुस्त दिमाग समझ गया कि एक विशाल गर्म जगह उसे अपनी ओर बुला रही है। यही कैओस्वर्स का सार तत्व होना चाहिए। अचानक निंग का बैठा हुआ शरीर आग के गोले की तरह चमक उठा और पल भर में अनगिनत प्रकाश कणों में बदल गया, जो हर दिशा में फैल गए और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। निंग का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया था। अब सिर्फ उसके कपड़े और जादुई खजाने ही बचे थे। ऑटोक टाइटानोस और ऑटोक मोग बस चुपचाप देखते रहे। एक संपदा जगत में काले वस्त्र पहने निंग चुपचाप अपने पैरों पर खड़ा था। उसके असली शरीर की मृत्यु का उसके प्राइमल ट्विन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग जीवन थे। उसका प्राइमल ट्विन तभी नष्ट होगा जब कोई शक्तिशाली शत्रु कर्मिक आक्रमण द्वारा उसके असली शरीर का वध कर सके और फिर दोनों के बीच के कर्मिक संबंध का अनुसरण करते हुए प्राइमल ट्विन का भी वध कर सके। हालांकि सामान्य क्षय से कोई जुड़ा हुआ परिणाम नहीं निकलेगा। निंग का प्राइमल ट्विन धीरे धीरे विघटित होता रहा, लेकिन उसके दांवमच प्रयास के बाद से उसने अभी तक किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए ये प्रक्रिया उसके लिए अभी भी काफी धीमी थी। तो क्या किसी की सच्ची आत्मा के विलुप्त होने का यही एहसास होता है? काले वस्त्र पहने निंग ने धीरे से कहा। उसका असली शरीर मर चुका था। अगर उसका प्राइमल ट्विन ट्रू सोल एवरलास्टिंग तकनीक ईजाद नहीं कर पाता तो उसका भी यही हश्र होता। मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। काले वस्त्र पहने निंग की आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। ऑटोक टाइटेनोस, मुझे बाहर निकालो, काले वस्त्र पहने निंग ने कहा। अच्छे से। डाउगार्ड टॉवर के भीतर निंग का असली शरीर विलुप्त हो चुका था, जबकि काले वस्त्र पहने निंग ऑटोक टाइटेनोस और ऑटोक मोग के बगल में प्रकट हो चुका था। आओ। काले वस्त्र पहने निंग ने हाथ हिलाकर अपनी उत्तरी धनुष तलवारें और अन्य खजाने अपनी ओर बुलाए। कुछ ही क्षणों बाद उसके कपड़े भी तुरंत बदल गए, काले से सफेद हो गए और उसने उत्तरी धनुष तलवारें एक बार फिर अपनी पीठ पर रख लीं। आज से कोई सच्चा शरीर या प्राइमल ट्विन नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, निंग ने धीरे से बुदबुदाया। बस यही उसकी जिंदगी थी। तोड़ो। निंग ने अपनी अद्भुत तलवार दाव डोमेन को जारी किया और तुरंत ही उस भूलभुलैया के कुछ शेष स्पेस टाइम बुलबुलों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसने उसे फंसा रखा था। पास ही खड़ा ऑटोक मोग हंसा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये कहते हुए उसने शक्ति की एक जबरदस्त लहर छोड़ी जो पूरे क्षेत्र में फैल गई और लगातार बुलबुले को तुरंत नष्ट कर दिया और सिर्फ 2 सेकंड में उन्हें नष्ट कर दिया। जब स्पेस टाइम भूलभुलैया सुझाने की बात आई तो ऑटोक स्काईफीडर और ऑटोक मोग इस कैओस्वर्स में बाकियों से शायद सबसे बेहतर थे। एक टाइम डाउबत एसेंस का मास्टर था, जबकि दूसरा स्पेस डाउबत एसेंस का मास्टर था। विभिन्न सातत्य बुलबुले नष्ट हो जाने के बाद विभिन्न सीमाओं में बिखरे हुए हेगेमॉन और सम्राट सभी प्रकट हो गए। कुछ सिथे वंशज तो किसी तरह शांत रहे, लेकिन सच्चे सिथे क्रोध और निराशा में डूबे रहे, क्योंकि वे जानते थे कि निंग उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। डाउल और डार्कनॉर्थ, तुम नहीं मरे, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? हम युद्ध से बहुत पहले ही थक चुके थे और इस आयाम में एक शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले रहे थे। तुम्हें आकर सब कुछ बर्बाद करना ही था। कुछ सच्चे सिथे निंग पर गुस्से से चिल्ला रहे थे। मेरी गलती? निंग ने सिर हिलाया। तुम्हें इस छिपे हुए आयाम के पीछे के राज पता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं खुद अंदर जा पाता? जाहिर है, इस छिपे हुए आयाम के नियंत्रक बोवेनिया ने ही मुझे जबरदस्ती यहाँ टेलीपोर्ट किया था। पहले चीखता हुआ सिथे अचानक चुप हो गया। ठीक है, बोवेनिया ने ही निंग को यहाँ टेलीपोर्ट किया होगा, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह सिथे को महान पुण्य देना चाहता था और उसका पुरस्कार पाना चाहता था। ये सिथे के सर्वोच्च नेता के स्थायी निर्देश पर था। उसे कौन दोष दे सकता है? तुम मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा, निंग ने कहा। फिर उसने अपने तलवार दाव क्षेत्र का विस्तार करके सभी हेगेमॉन और सम्राटों को अपने दायरे में ले लिया। यहाँ आओ। उसने तुरंत उन्हें अपनी संपत्ति दुनिया में भेज दिया। अब डाउगार्ड टॉवर में केवल 2 ऑटोक और निंग ही बचे थे। इसके बाद निंग ने पैरागॉन ऑफ पिल्स, हेगेमॉन टिया, हेगेमॉन फ्लैमलेफ्ट और लॉर्ड एनिहिलेशन को प्रकट होने की इच्छा व्यक्त की। डार्कनॉर्थ,
पैरागॉन और बाकी लोग दोनों ऑटॉक्स की ओर मुड़े। दोनों से अवर्णनीय शक्ति का आभास निकल रहा था। फिर निंग की ओर। निंग की सच्ची आत्मा बहुत ही धीमी गति से स्पष्ट रूप से विघटित हो रही थी। उन सभी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। आदरपूर्वक अभिवादन ऑटॉक। चारों ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। ऑटॉक टाइटेनोस और ऑटॉक मोग दोनों ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन जब उन्होंने गोलियों के आदर्श की ओर देखा तो उनकी निगाहें थोड़ी झपक गईं, जिसकी निंग को साफ तौर पर बहुत परवाह थी। इसी औरत की खातिर निंग ने अपनी जान गंवाई थी। निंग अपने तलवार दाव क्षेत्र में भ्रम का प्रभाव बनाए रखता रहा, जिससे उसकी सच्ची आत्मा वास्तविकता से कहीं ज्यादा तेजी से टूटती हुई दिखाई दे। वह नहीं चाहता था कि गोलियों का आदर्श और बाकी लोग उसके दिखावे में कोई कमी देख पाएं। उसका प्राइमल ट्विन डेओमेज के बाद कभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, और इसलिए उसकी असली आत्मा सिथिलैंड्स में प्रवेश करने से पहले उसके असली शरीर की तुलना में धीमी गति से टूट रही थी। यह एक स्पष्ट समस्या थी, इसलिए निंग ने जल्दी से इसे छिपा लिया। वह नहीं चाहता था कि गोलियों के आदर्श को ज्यादा अपराधबोध हो। वह अपना लक्ष्य पूरा कर चुका था और उसे बचा भी चुका था। उसे इसके लिए दोषी महसूस कराने का कोई मतलब नहीं था। मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। पैरागॉन ऑफ पिल्स के चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे पता था कि डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ उन सिथे को आसानी से हरा देगा। लॉर्ड एनिहिलेशन ने चापलूसी से कहा। मैं तो बस खुशकिस्मत था। मुझे इन दोनों ऑटॉक्स का भी शुक्रिया अदा करना होगा कि वे सही समय पर यहाँ पहुँच गए, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता, निंग ने कहा। मालकिन, चूंकि आपके पास क्षेत्राधिकार हैं, इसलिए आप अकेले ही जा सकती हैं। मुझे ऑटॉक्स से कुछ बातें करनी हैं। बहुत अच्छा। पैरागॉन और अन्य सभी ने सिर हिलाया। निंग ने कहा, ऑटॉक मोग, कृपया उन्हें सिथिलैंड से बाहर भेजने में मदद करें। यह आसान है। चलो पहले इस आयाम से निकल जाएं। ऑटॉक मोग ने आयामी शक्ति की एक शक्तिशाली लहर भेजी, जिसने उन सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। स्विश, वे तुरंत बाहर अंतरिक्ष के काले शून्य में फिर से प्रकट हो गए। निंग के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। हम चले गए, इतना आसान। जब हम इस जगह में घुसे तो मैंने आगे बढ़कर इस डाउगार्ड टावर के केंद्र को अपने अंदर जकड़ लिया। अब मैं इसे आसानी से नियंत्रित कर सकता हूँ, ऑटॉक मोग ने कहा। इसीलिए हम इतनी आसानी से निकल पाए। बाकी सब अब जा सकते हैं। ऑटॉक मोग ने हाथ हिलाकर आसानी से अंतरिक्ष में प्रवेश किया। रईब, उसके सामने एक इंद्रधनुषी आयामी सुरंग दिखाई दी, जो सिथिलैंड से बाहर जाती थी। आखिरकार सिथिलैंड्स एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। कौन जानता था कि अगर उन्हें वहां से उड़ना पड़ा तो क्या होगा। पैरागॉन की ताकत को देखते हुए एक बार सिथिलैंड्स से बाहर निकल जाने के बाद वे निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। डार्कनॉर्थ, मैं सचमुच तुम्हारा हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पैरागॉन ने निंग की तरफ देखा। वह उसके प्रति बेहद आभारी थी। निंग ने न सिर्फ ये सुनिश्चित किया था कि उसके 3 भाइयों को वापस जिंदा किया जाए, बल्कि उसने उसे इस जगह पर जीवित रहने में भी मदद की थी, जिससे वह उनसे व्यक्तिगत रूप से फिर से मिल सकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका एहसान कैसे चुकाए। शुक्र है कि इस खतरनाक आयाम में रहते हुए निंग को कोई गंभीर चोट नहीं आई, वरना वह सचमुच अपराधबोध से ग्रस्त हो जाती। चले जाओ तुम, दूर हटो, निंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। गोलियों का आदर्श और बाकी लोग तेजी से आयामी सुरंग में घुस गए और गायब हो गए। ऑटॉक मोग और ऑटॉक टाइटेनोस ने एक दूसरे को देखा, फिर आह भरी। जाहिर है, गोलियों की प्रतिमूर्ति को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि निंग का असली शरीर इस छिपे हुए आयाम में पहले ही मर चुका है। उसे शायद कभी सच्चाई का पता नहीं चलता। पुस्तक 43, अध्याय 1, सीलबंद। एक चमकदार, खूबसूरत और सुगंधित घास का मैदान। यहाँ एक नंगे पांव, धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति कमल मुद्रा में बैठा था। उसने धीरे से एक फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर उसे सूंघने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक सौम्य लेकिन आकर्षक मुस्कान उभरी, जिसने पास में ही बैठे इक्सट बोवेनिया को भी प्रभावित कर दिया। इससे बोवेनिया को और भी ज्यादा विस्मय का अनुभव हुआ। आपने इस मामले को बहुत खराब तरीके से संभाला, अयर ने फूल की खुशबू का आनंद लेते हुए कहा। मुझसे गलती हो गई, मैं प्रसिद्धि के लिए बहुत ज्यादा बेताब था, बोवेनिया ने घबराहट से कहा। अय्यर रे अपने सामने रखे फूल को ध्यान से देख रहा था, मानो वह उसका एक मिलीमीटर याद कर लेना चाहता हो। प्रसिद्धि की आपकी भूख और उसे बांटने की आपकी अनिच्छा का ही नतीजा था कि आपने मुझे इसकी सूचना आखिरी क्षण तक नहीं दी, जब दाउगार्ड टावर खुद ही नष्ट होने वाला था। दूसरे शब्दों में, आपने इसकी सूचना तभी दी जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। आपने मुझे पर्याप्त समय ही नहीं दिया। बोवेनिया चुप था। उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, खासकर जब से अय्यर सही था। उसने वाकई तब तक इंतजार किया था जब तक कि स्थिति बहुत गंभीर न हो जाए, जब निंग स्पेस टाइम को चीरता हुआ टावर के बीचों बीच पहुंच रहा था। अय्यर के पास पूरी तरह से प्रति योजना तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, और इसलिए उनके पास एकमात्र विकल्प एक सेवक को भेजना था, जिसके बारे में उनका मानना था कि उसके सफल होने की संभावना सबसे अधिक होगी। नौकर को खोना एक छोटी सी बात है, अय्यर ने आगे कहा, लेकिन मुझे चिंता है कि स्थानीय तानाशाहों को पता चल जाएगा कि हमारे गढ़ों पर वास्तव में उनका कब्जा नहीं है। असंभव, वे कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे। हमने कोई गलती नहीं की, बोवेनिया ने जल्दी से कहा। मैंने एक सेवक को भेजा और उसके और तुम्हारे लिए एक आयामी सुरंग खोद दी। इससे एक आयामी लहर पैदा हुई, अय्यर ने कहा। इसी लहर की बदौलत ऑटॉक टाइटेनोस और ऑटॉक मोग उस आयाम में प्रवेश कर पाए और मेरे सेवक को मार डाला। बोवेनिया ने कहा, मैंने डाउल और डार्कनॉर्थ को गुमराह करने के लिए ऐसा किया। मैंने ये सुनिश्चित किया कि उसे लगे कि मैं डर के मारे भाग गया हूँ, जबकि मैंने अपने डाउगार्ड टावर द्वारा दबाए जा रहे प्राणी को छोड़ दिया।
ये सब बिल्कुल सही बैठता है, कोई भी गलती नहीं हुई। अय्यरे ने थोड़ा सिर हिलाया। अगर कुछ राज खुल गए तो अंतिम युद्ध में उनकी जीत की संभावना कम हो जाएगी। सबसे अहम राज, जाहिर है, उसका अपना अस्तित्व था। अय्यरे, शुक्र है, जब तक वह गलती से खुद को प्रकट नहीं कर देता तब तक ये कोई समस्या नहीं थी। जो भी उससे मिला था और उसकी पहचान जानता था, उसे जीवन भर की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था। वे उसका जिक्र तक नहीं कर सकते थे। निंग ने कई हेगेमॉन और सम्राटों की स्मृतियों का अवलोकन किया था, लेकिन उसे सिथे आक्रमण के सर्वोच्च नेताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह जानता था कि सिथे में अराजकता का एक स्वामी है, लेकिन सिथे अराजकता का स्वामी एक ऐसा पालौकिक व्यक्तित्व था जिसे अनंत शून्य में भी सचमुच अजेय कहा जा सकता था। वह निंग के कैओस्वज में प्रवेश करने की मूर्खता नहीं करेगा, क्योंकि एक बार ऐसा करने पर वह उस कैओस्वज से अपना संबंध खो देगा जिस पर वह नियंत्रण रखता है। वह न केवल नाटकीय रूप से कमजोर हो जाएगा, बल्कि इस कैओस्वज द्वारा दबा भी दिया जाएगा। अगर काफी कुछ गड़बड़ हो जाए तो सैद्धांतिक रूप से उसे यहीं मारा जा सकता है। हालांकि जब तक वह अन्य कैओस्वज से दूर रहेगा, वह पूरी तरह से अजेय रहेगा। इस प्रकार निंग के कैओस्वज के ऑटोक्स को यकीन था कि सिथे कैओस्लॉर्ड यहाँ कभी नहीं आएगा। इन सब बातों को छोड़ दें, ये तथ्य कि सिथिलेंस को वास्तव में सील नहीं किया गया था, एक और बेहद महत्वपूर्ण रहस्य था। कल्टीवेटर ऑटोक्स ने सिथिलेंस पर जो मुहरें लगाई थीं, वे इतनी शक्तिशाली थीं कि ऑटोक्स को लगा कि अगर सिथे बचना चाहते हैं तो उन्हें युद्ध करके ही निकलना होगा। परिणामस्वरूप कल्टीवेटर सभ्यताएं शांति के युग में प्रवेश कर गईं, जहां केवल ऑटोक मोग और ऑटोक्स के अवतार ही यहाँ की चीजों पर नजर रखने के लिए बचे थे। हालांकि हकीकत में अय्यरे बाहरी दुनिया के लिए आसानी से आयामी सुरंगें खोलने में सक्षम था। अपने सेवक को बाहर भेजने और बोवेनिया को वापस लाने के लिए उसने जो सुरंग बनाई थी वह इसका प्रमाण थी, जिसका मतलब था कि पूरी सिथे सेना बिना किसी को पता चले बाहर निकलने में सक्षम थी। हमारे छद्मवेश में अभी भी कुछ खामियां थीं जिन्हें खोजा जा सकता था। अय्यरे ने बोवेनिया की तरफ देखा। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था और मैं सचमुच डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ को मारकर उसकी असली आत्मा को निगल जाना चाहता था। बोवेनिया ने तुरंत कहा, गलती मुझसे हुई। हालांकि मुझे नहीं लगता कि साधक उन्हें नोटिस कर पाएंगे। अय्यरे ने शांति से कहा, किसी भी तरह इस कैओस्वज ने किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया है जिसने अनंत ओमेगा दाव में महारत हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि हमें अनुमान से पहले ही अंतिम युद्ध शुरू करना होगा। अगर हम ज्यादा देर तक इंतजार करते रहे तो ये कैओस्वज किसी ओमेगा ऑटोक को जन्म दे सकता है और तब हम सचमुच खत्म हो जाएंगे। युद्ध शुरू होने के बाद आप अपनी गलतियों की भरपाई कर सकते हैं। समझ गया, बोवेनिया ने कहा। फिर अय्यरे ने हाथ हिलाया, जिससे बोवेनिया बिना किसी निशान के गायब हो गया। घास का मैदान पहले जैसा ही शांत और सुकून भरा रहा। अय्यरे के अलावा यहाँ सिर्फ कुछ साधारण जानवर ही थे। पिछली बार मैंने देखा कि हालात हमारे खिलाफ हो रहे थे, इसलिए मैंने कमजोरी का नाटक किया और तुम्हें हमें यहाँ सील करने दिया। अय्यर ने धीरे से कहा, मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया और तैयारी की। इस बार मैं तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह समझता हूँ। मैं जरूर जीतूंगा। जी निंग द्वारा पैरागॉन ऑफ पिल्स और बाकियों को विदा करने के तुरंत बाद ऑटोक मोग का चेहरा गंभीर हो गया। चलो छिपे हुए आयाम में वापस चलते हैं, उसने कहा, और फिर निंग और ऑटोक टाइटेनोस को एक बार फिर अंदर भेज दिया। वे तीनों पवित्र क्षेत्र में हवा में खड़े दूर स्थित दाउगार्ड टॉवर को घूर रहे थे। पूरा पवित्र क्षेत्र ऐसा लग रहा था मानो नर्क से होकर वापस आया हो। जमीन गड्ढों और दरारों से भरी हुई थी, जो उस पूर्व युद्ध का प्रमाण थी जिसने इस जगह को हिलाकर रख दिया था। ये बर्बाद हो गया है। ऑटोक मोग ने दूर स्थित दाउगार्ड टॉवर को घूरा। आयामी नियंत्रण संरचनाएं नष्ट हो गई हैं। इस दाउगार्ड टॉवर का उपयोग अब आसपास के क्षेत्र की निगरानी के लिए नहीं किया जा सकता। न ही इसका उपयोग उस आयामी टेलीपोर्ट फंक्शन को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है जिसका उपयोग साधकों को पकड़ने के लिए किया जाता था। क्या आयामी संरचना नष्ट हो गई है? निंग चौंक गया। जिस विशाल संरचना ने उसे पकड़ लिया था वह 9 शक्तिशाली आयामी संरचना आधारों के संयोजन से बनी थी। जब ये सक्रिय हुई तो निंग सीधे इस छिपे हुए आयाम में टेलीपोर्ट हो गया। ऑटोक मोग ने कहा, सिथे ने उन 9 संरचना आधारों पर नजर रखने के लिए निश्चित रूप से पहरेदारों की व्यवस्था की थी। जैसे ही हमने इस छिपे हुए आयाम पर कब्जा कर लिया, वे संरचना आधारों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े ताकि हम उनका इस्तेमाल न कर सकें। अगर वे नष्ट हो गए हैं तो नष्ट हो गए हैं। ये छिपा हुआ आयाम हम साधकों के लिए बेकार है, ऑटोक टाइटेनोस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर अचानक तबाह हो चुके परिदृश्य की ओर मुड़ गई। उसने भौहें चढ़ाईं। मॉग, क्या तुम्हें लगा कि जिस प्राणी से हम लड़ रहे थे वह सामान्य से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था? ऑटोक मोग ने पलकें झपकाईं, फिर सिर हिलाया। यह वाकई बहुत बड़ी बात थी। एक्सल्ट क्लास डाउगार्ड टावर्स आमतौर पर इतनी ताकतवर जीवों को दबा नहीं पाते, ऑटोक टाइटेनोस ने कहा। जहां तक मुझे याद है, पिछली बार हमने जिन जीवों से निपटा था उन्हें मैं सिर्फ 4-5 हथेली के वार में ही मार गिराता था। इस बार हम दोनों को मिलकर काफी देर तक लड़ना पड़ा। उसके मरने से पहले डॉन वॉर के दौरान सिथे ने आखिर तक इतनी ताकतवर जीवों को नहीं छोड़ा था। इस गुप्त आयाम का इस्तेमाल बाहरी दुनिया की जासूसी करने के लिए किया जाता था। यह शायद सिथे के लिए काफी खास था, इसीलिए उन्होंने यहाँ एक खास शक्तिशाली प्राणी को तैनात किया था, ऑटोक मोग ने कहा। शायद, मुझे लगता है। ऑटोक टाइटेनोस ने सिर हिलाया। हमें हमेशा से यकीन था कि सिथे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, खासकर जब से हमने सिथेलैंड्स की बाहरी परिधि पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना विशाल आयाम हमसे इतने लंबे समय तक छिपा रह सकता है।
अगर वे डार्कनॉर्थ से छुटकारा पाने के लिए इतने बेताब न होते तो शायद हम उसे कभी खोज ही न पाते। ऑटोक मोग ने भौहें चढ़ाईं। मैं अनगिनत युगों से इस जगह की रखवाली कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। सिथे और कितने राज छिपा रहे हैं। ऑटोक टाइटेनोस ने भी भौहें चढ़ाईं। हा, हमने सिथे के गढ़ों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगर वे बाहर निकल आए तो मुझे जरूर पता चल जाएगा, ऑटोक मोग ने हंसते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ सिथे बाहरी दुनिया में छिपे हैं। उनमें से कितने हो सकते हैं? ऑटोक टाइटेनोस ने भी सिर हिलाया। सभी ऑटोकों ने मिलकर सिथे के गढ़ों पर उन मोहरों को गढ़ा था। उन्हें इसकी प्रभावशीलता पर पूरा भरोसा था। निंग बस अपने आसपास की दुनिया को देखता रहा। ये बहुत जरूरी था, लेकिन उसकी सच्ची आत्मा के बिखरने के साथ उसके लिए सबसे जरूरी काम था अपने बचे हुए सालों का इस्तेमाल सच्ची आत्मा हमेशा के लिए तकनीक बनाने में करना। सिथे के खिलाफ किसी भी लड़ाई में हिस्सा लेना उसके लिए मुमकिन नहीं था। सज्जनों, निंग ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने 5 ट्रचियन अध्याय प्राप्त कर लिए हैं। यह ऐसी चीज है जो पूरी साधक सभ्यता के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मैंने इसे हॉकफेंग से प्राप्त किया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं यहाँ रहने वाले अनगिनत सिथे वंशजों के लिए एक शांतिपूर्ण जीवन की गारंटी दूंगा। यह आसान है, मुझे मानना पड़ेगा। हॉकफेंग ने हमारे लिए कुछ अद्भुत किया है। मैं उन्हें अपना एक अलग ब्रह्मांड दूंगा, ऑटोक मोग ने मुस्कुराते हुए कहा। एक अलग ब्रह्मांड उन सभी के रहने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा होगा। मुझे उन पर तरस आ रहा है। सिथे को उनकी जरा भी परवाह नहीं, वे उन्हें बलि के मोहरे समझते हैं। निंग ने सिर हिलाया और आह भरी। अचानक उसकी भौहें तन गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जरा रुको। पुस्तक 43 अध्याय 2 गलती। ऑटोक टाइटेनोस और ऑटोक मोग के अवतार हैरान होकर जी निंग की ओर देखने लगे। वह विशाल पेड़ मुझे थकाकर मार डालने में साफ तौर पर सक्षम था, तो बोवेनिया उसे छोड़ते ही तुरंत भाग क्यों गया? निंग ने आगे कहा, और जब तुमने उससे लड़ाई की तो उसने दिखाया कि वह संवेदनशील था और तर्कसंगत सोच रखने में सक्षम था। वह उन दूसरे पागल कैदियों जैसा नहीं था। तुम दोनों उसे नष्ट कर रहे थे, फिर भी उसने बोवेनिया के आदेश का पालन करते हुए मुझ पर हमला जारी रखा। मुझे शक है कि उसने गलती से बोवेनिया को घायल कर दिया होगा। तो वह भाग क्यों गया? ऑटोक मोग क्षण भर के लिए झिझका। शायद चूंकि यह उसका आखिरी तुरुप का पत्ता था, इसलिए वह थोड़ा घबरा गया होगा, क्योंकि तुमने उसके पिछले सभी तुरुप के पत्ते हरा दिए थे। इसलिए वह इसे इस्तेमाल करने के तुरंत बाद भाग गया, ताकि तुम एक बार फिर उसकी उम्मीदों पर खरा न उतरो और उसका भागना नामुमकिन न हो जाए। डार्कनॉर्थ, आप क्या सुझाव दे रहे हैं? ऑटोक टाइटेनोस ने पूछा। ऑटोक मोग की व्याख्या में कुछ दम तो है, निंग ने कहा, लेकिन ऑटोक, आप यह नहीं जानते कि पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मुझे सबसे पहले 2800 हिगेमॉन और सम्राटों के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ा। फिर 2 डाउगार्ड टावरों से निपटना पड़ा जो अपनी नींव से टूटकर मुझ पर हमला करने आए थे। सिथे मुझे मारने की कोशिश करने के लिए साफ तौर पर भारी कीमत चुकाने को तैयार थे। अगर आप बोवेनिया होते और आपके पास इतना शक्तिशाली वृक्ष प्राणी होता तो आप उसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ कैसे करते? निंग ने अपना सिर हिलाया, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर मैं बोवेनिया होता तो 2800 हिगेमॉन्स से पहले ही पेड़ को हमला करने के लिए भेज देता। विशाल पेड़ उस आयामी जाल को पूरी तरह से घेर सकता था, जिससे मुझे भागने की कोई जगह नहीं मिलती। वे मुझे आसानी से घेर कर मार सकते थे। वह पेड़ स्पष्ट रूप से संवेदनशील और स्पष्टवादी था। उसे काम पर रखने से पहले इतना लंबा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे छोड़ने से पहले 2 दाउगार्ड टावर और हजारों हिगेमॉन और सम्राटों की बलि क्यों दी जाए? निंग ने कहा, इतने सारे हिगेमॉन और सम्राटों को खोकर अगर उसे इनाम भी मिलता तो भी इनाम कम हो जाते। सबसे जरूरी बात, पवित्र क्षेत्र में मैंने कई बार लंबे समय तक ध्यान और प्रशिक्षण किया। दरअसल मैंने तो ये दिखावा भी किया कि मैं दाउगार्ड टावर में प्रवेश करने के बजाय मौत का इंतजार करना पसंद करूंगा। बोवेनिया का जवाब, उसने कहा कि वह मुझसे लड़ने का जोखिम उठाने के बजाय मुझे बाहर मरते हुए देखना पसंद करेगा। निंग ने भौहें चढ़ाईं। अगर उसके पास वह पेड़ होता तो वह मुझे प्राकृतिक कारणों से मरते हुए सिर्फ देखता ही क्यों? मोग और टाइटेनोस दोनों की आंखें झपक गईं। उन्हें निंग ने इस छिपे हुए आयाम में जो कुछ अनुभव किया था उसकी पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये सुनकर उन्हें भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह विशाल वृक्ष एक बुद्धिमान, संवेदनशील प्राणी था जिसे निंग को किसी भी हालत में मारने का आदेश था। इतना शक्तिशाली और आज्ञाकारी होने के बावजूद उसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया गया? दाउगार्ड टावर के अंदर से चीजों पर नजर रखने के बजाय उसका इस्तेमाल करने के तुरंत बाद भाग क्यों गए? वह विशाल वृक्ष अत्यंत शक्तिशाली था और उसमें अपार प्राणशक्ति थी। निंग जैसे असफल डाउलॉर्ड से निपटने के लिए यह एकदम सही था। अगर बोवेनिया पूरी तरह से मूर्ख नहीं था तो उसे पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि यह वृक्ष डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के लिए एकदम सही प्रतिकार होगा, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक उसके बाकी सारे संसाधन खत्म नहीं हो गए और उसका दाउगार्ड टावर ढहने के कगार पर नहीं पहुंच गया। क्यों? वह उस प्राणी को मुक्त करने के बजाय दाउगार्ड टावर में अपनी जगह से निंग को प्रशिक्षण लेते हुए देखना और निंग की सच्ची आत्मा के स्वाभाविक रूप से नष्ट होने का इंतजार करना ज्यादा पसंद करता। क्यों? जब तक निंग की आंखों में ठंडी कठोर रोशनी चमक उठी, जब तक कि वह पेड़ मूल रूप से यहाँ न हो।
यहाँ नहीं था। ऑटोक मोग और ऑटोक टाइटानोस दोनों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह यहाँ नहीं था, इसीलिए बोवेनिया मेरे साथ कुछ नहीं कर पाया। मैंने कई अराजकता चक्रों के लिए प्रशिक्षण लिया था और वह बस देख सकता था। अगर पेड़ इस पूरे समय यहीं होता तो उसे इस्तेमाल न करने का कोई कारण नहीं होता, निंग ने कहा। उसने तब तक इंतजार किया जब तक मैं उसके डाउगार्ड टॉवर पर कब्जा करने के कगार पर नहीं पहुंच गया। वह शायद हताश हो गया था और फिर उसने सिथे कमांडरों से मदद की भीख मांगी और उन्होंने जवाब में उस पेड़ प्राणी को भेजा। तो यह विशाल वृक्ष कहाँ से आया? ऑटोक टाइटेनोस ने भारी स्वर में पूछा। संरचना आधारों में से एक, शायद कोई और छिपा हुआ आयाम। या ऑटोक मोग के चेहरे पर एक बदसूरत भाव उभर आया। क्या ये शायद सिथे के गढ़ों से आया है? मोग और टाइटेनोस ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। डॉन युद्ध के दौरान दोनों ने सिथे की क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ सीखा था। विशाल वृक्ष जैसे जीव निश्चित रूप से सिथे की सबसे शक्तिशाली युद्ध संपत्तियों में गिने जाते। वे सिथे एक्सल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सबसे संभावित स्पष्टीकरण ये था कि यह वास्तव में सिथिलेंस के हृदयस्थल क्षेत्रों से आया था। लेकिन हमने सिथे के गढ़ों को पहले ही बंद कर दिया है, ऑटोक मोग ने अड़ियल स्वर में बुदबुदाया। अगर वे बाहर भी आते तो मुझे कुछ न कुछ तो पता चल ही जाता। बहुत समय बीत चुका है। सिथे शायद बिना हमारी जानकारी के सील से बचने का कोई रास्ता निकाल पाए होंगे, ऑटोक टाइटेनोस ने भारी स्वर में कहा। वे कई मामलों में हमसे बेहतर हैं। डार्कनॉर्थ, हमें सूचित करने के लिए धन्यवाद। ऑटोक टाइटेनोस ने निंग की ओर देखा। हमें जरा भी शक नहीं था। अगला युद्ध शुरू होते ही सिथे हमें बिना कुछ जाने ही भगा ले जाते। जब वे बाकी कैओसवस पर हमला करते तब तक हम इस जगह पर पहरा देते रहते। हम पूरी तरह से बेबस हो जाते। ऑटोऑर्क्स, आप मुझे बचाने के लिए बिल्कुल आखिर में आए थे, इसलिए आपको यहाँ जो कुछ हुआ उसकी पूरी जानकारी नहीं थी। उस छिपे हुए आयाम में आने के बाद से जो कुछ भी हुआ उस पर विचार करने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि एक्सल्ट बोवेनिया ने जिस तरह से उस विशाल वृक्ष का इस्तेमाल किया वह बिल्कुल भी उचित नहीं था, निंग ने कहा। सिथे वंशजों के प्रति मेरी दया ही थी जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि कुछ गड़बड़ है। हम टाइटेनोस और मोग दोनों के चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। हालांकि अन्य स्पष्टीकरण संभव हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते कि यह वृक्ष प्राणी सिथे के हृदय स्थल से आया था, ऑटोक मोग ने कहा। मैं कहूंगा कि ऐसा होने की संभावना 50% से अधिक है, ऑटोक टाइटेनोस ने सहमति जताते हुए कहा। हो सकता है कि हमारी सील बेकार हो गई हो, अगर वह शुरू में कारगर भी थी। लगता है हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। निंग को मारने के लिए विशाल वृक्ष भेजकर येरे ने कोई गलती नहीं की, लेकिन ये बोवेनिया के पिछले शब्दों और कार्यों से मेल नहीं खाता। अगर बोवेनिया के पास हमेशा से विशाल वृक्ष तक पहुंच थी तो उसे इतने लंबे समय तक चुपचाप क्यों रहना पड़ा? वह निंग की सच्ची आत्मा को प्राकृतिक रूप से टूटने का इंतजार क्यों करता, बजाय इसके कि उसका इस्तेमाल करे? ये बात सही नहीं थी और यही गलती थी। निंग, ऑटोक टाइटेनोस और ऑटोक मोग हवा में ही खड़े रहे। अब तक उनके सामने का क्षेत्र सम्राटों की एक विशाल संख्या से भर गया था। उनकी संख्या लगभग 3000 से ज्यादा रही होगी और वे सभी सिथे वंशज थे। लगभग 30 सम्राट हेगेमॉन स्तर की शक्ति के थे। जाहिर है सिथे अपने सम्राटों के पालन पोषण और शिक्षा में कहीं बेहतर थे। निंग ने अपने सामने खड़े समूह को देखा। हालांकि तुम सिथे के वंशज हो, फिर भी तुम हमारे अराजकता लोक का हिस्सा हो। असली सिथे आक्रमणकारी थे जो दूसरी जगह से यहाँ आए थे। वे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं करते। हम तुमसे सिथे के खिलाफ हमारे युद्ध में हिस्सा लेने की मांग नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी मदद भी नहीं करनी है। हम तुम्हारे लिए एक अलग लोक में रहने की व्यवस्था करेंगे और तुम वहाँ शांति से जीवन बिता सकोगे। सभ्यताओं के इस टकराव में हिस्सा मत लो। धन्यवाद, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। हॉकफिंग ने समूह का नेतृत्व करते हुए श्रद्धापूर्वक धन्यवाद व्यक्त किया। धन्यवाद, डाउलॉर्ड। कुछ अन्य लोगों ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया। शुक्रिया, डाउलॉर्ड। आखिरकार सभी ने निंग की ओर झुककर प्रणाम किया और ऐसा करते हुए कई लोगों की आंखें भर आईं। उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि सिथे उनके साथ अलग व्यवहार करते थे और उनके साथ कई सालों से भेदभाव होता रहा था। अब तुम जा सकते हो। 6 नश्वर लोगों से सभी नश्वरों को बाहर निकालो, निंग ने निर्देश दिया। ये जगह सुरक्षित नहीं है, समझा? हम अभी चलेंगे। चलो चलें। 3000 से ज्यादा हेजमोन और सम्राटों की विशाल सेना तेजी से उड़ गई और इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर निकासी शुरू हो गई। हालांकि इस आयाम के 6 नश्वर क्षेत्रों में कई जीव रहते थे, फिर भी 3000 से ज्यादा सम्राट उन्हें निकालने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने नश्वर लोगों को अपनी विदाई की तैयारी के लिए कुछ समय दिया, लेकिन फिर भी निकासी की प्रक्रिया पूरी होने में उन्हें सिर्फ आधा दिन ही लगा। इसके बाद निंग ने सिथे वंशजों को सिथेलैंड से विदा किया। वह उन्हें महाअंधकार के भीतर एक अत्यंत दूरस्थ दुर्गम स्थान पर ले गया। गड़गड़ाहट। अंधेरे में अचानक एक विशाल ब्रह्मांड प्रकट हुआ। आगे बढ़ो और इसे बांध दो, हॉकफिंग। निंग ने अपने सामने खड़े 3000 से ज्यादा सम्राटों की ओर देखते हुए कहा। सभी सम्राट उत्साह से भर गए। अगर उन्हें शांति से जीने का मौका मिले तो कौन तोप का चारा बनना पसंद करेगा? ये बात और भी सच थी, क्योंकि उन्हें अपने बलिदानों का बदला सिर्फ तिरस्कार और अपमान से ही मिलेगा। ठीक है, हॉकफिंग की आंखें चमक रही थीं। उसे आभास हो रहा था कि जिस जिंदगी के लिए वह तरस रहा था वह आखिरकार उसके पास आ ही गई है। फुश फुश फुश। हॉकफिंग ने अदरवल्स को अपने साथ बांध लिया तो हजारों सम्राट उसके अंदर उड़ने लगे।
निंग, मोग और टाइटेनोस सभी यह नज़ारा देखकर मुस्कुराए। यह एक सुनसान जगह है जहां मैंने कभी प्रशिक्षण लिया था। अगर कोई सिथे यहां आएगा तो मैं तुरंत सतर्क हो जाऊंगा, ऑटोक मोग ने कहा। निंग ने कहा, इन सिथे वंशजों को यहाँ शांतिपूर्ण जीवन जीने दें। एक बार जब हम सिथे को हरा देंगे तो पूरा कैओस्वस भी शांति में रहेगा। टाइटेनोस ने मुस्कुराते हुए कहा। वे तीनों उस दिन का इंतजार कर रहे थे। निंग ने कहा, सज्जनों, अब जब सब कुछ निपट गया है तो मेरे जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, ऑटोक मोग ने स्वेच्छा से कहा। हाँ, कोई जरूरत नहीं। निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं बिल्कुल व्यस्त नहीं हूँ। मुझे बस एक ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक बनाने की चिंता है। हालांकि अपने वतन वापस लौटने का सफर लंबा है, फिर भी मैं इस मौके का इस्तेमाल कुछ दर्शनीय स्थलों की सैर करने के लिए करूंगा। कौन जाने, शायद मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे प्रेरित करे। बहुत अच्छा। मोग और टाइटेनोस ने इस मुद्दे पर जोर देने की कोशिश नहीं की। निंग अपने राज्य में वापस आ गया। एजियोरफाइंट का अवतार एक बार फिर उसे चलाने लगा और मोग और टाइटेनोस की चौकस निगाहों के नीचे उसे महाअंधकार में गायब कर दिया। पुस्तक 43, अध्याय 3, ऑटोक स्टोनरूल से मुलाकात। दायरे के भीतर जी निंग कमल की मुद्रा में बैठे थे। चमकदार प्रिज्मीय स्पेसटाइम सुरंग को घूर रहे थे, जबकि अद्भुत दायरे उनके पास से गुजर रहे थे, लेकिन उनका मन ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक पर व्यस्त था। एक शाश्वत सच्ची आत्मा। अगर मैं ऐसी कोई तकनीक बना सकूं तो इससे एक असफल दांवमज से हुई क्षति भी उलट जाएगी और सच्ची आत्मा भी ठीक हो जाएगी। निंग अपनी सच्ची आत्मा के टूटने की अनुभूति से बहुत प्रभावित था। उसकी अमर ऊर्जा, उसकी ईश्वरीय अनुभूति, उसकी नील पुष्प जैसी धुंधली ऊर्जा, ये सब उसकी सच्ची आत्मा से भरी हुई थी। लेकिन अब उसकी आत्मा का हर कण टूटने लगा था और उसके छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे बहकर गायब हो रहे थे। ये टूटन मेरी सच्ची आत्मा के हर हिस्से में व्याप्त है। इसका 1 इंच भी हिस्सा बरकरार नहीं है, निंग ने सोचा। मैं इसे कैसे उलट दूं? जब निंग तीसरे चरण का दाव लॉर्ड था तो एक बार उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जीवन रक्त दाव सील की बदौलत उसे पुनर्जीवित कर दिया गया था। जीवन रक्त दाव सील निंग की अक्षत सच्ची आत्मा के एक अंश से भरी हुई थी, जिससे पुनरुत्थान एक सरल प्रक्रिया बन गई। लेकिन अब जबकि निंग की सच्ची आत्मा पहले ही टूटने लगी थी, इसे रोकने के लिए कोई ज्ञात तकनीक नहीं थी। इसे कैसे पलटें? जो पहले ही बिखर चुका है उसे कैसे पलटें? निंग मन ही मन मृत्युहीन अध्याय के रहस्यों की समीक्षा करता और उसकी तुलना अपने बिखरने की प्रक्रिया से करता, और ऐसा करते हुए वह कभी कभी अध्याय में कुछ बदलाव और सुधार भी करता। 5 लाख साल के निरंतर ध्यान के बाद निंग आखिरकार जाग उठा। निंग ने पूछा, अज़ूरफिएंड, हम कहाँ हैं? हम आधे रास्ते पर हैं। हमें और 6 मिलियन साल दीजिए और हम फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स तक पहुँच जाएंगे, एजियोरफाइंट के अवतार ने कहा। हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ हैं आसपास के इलाकों का पता लगा लेते हैं, निंग ने कहा। हाँ गुरु, एजियोरफिएंट के अवतार ने जल्दी से कहा। निंग का पीछा करते हुए उसने जो समय बिताया था उसने उसे अतीत में देखे गए सभी अनुभवों से कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक दृश्य दिखाए थे। उन्होंने 2000 से ज्यादा हेगेमॉन और सम्राटों को बंदी बनाया था, सिथे डाउगाट टॉवर से युद्ध किया था, कैओस्वस के पार से आए अजीबोगरीब जीवों को देखा था, और भी बहुत कुछ। उसने पहले कभी ऐसी अविश्वसनीय चीजें नहीं देखी थीं। निंग भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और वह मन ही मन प्रार्थना करता था, काश गुरु हमेशा जीवित रहें। यह अद्भुत होगा। जब तक निंग जीवित रहेगा उसे एक शक्तिशाली समर्थक का समर्थन प्राप्त होगा। वे ब्रह्मांड में विचरण करते रहे, चासोवर्स के अद्भुत नजारों और वहां जन्मी अनेक अनोखी जीवन प्रजातियों को देखते रहे। निंग समय समय पर मौन ध्यान के चरणों में प्रवेश करता और जो कुछ उसने देखा था उस पर चिंतन करता। एक विशाल ग्रह जो जीवन से भरा हुआ था। निंग एक पहाड़ की चोटी पर बैठा था, चुपचाप ध्यान कर रहा था और उसके बगल में अज़ूरफाइंट का अवतार पहरा दे रहा था। निंग अरबों सालों से यहाँ प्रशिक्षण ले रहा था और जब से उसने प्रशिक्षण शुरू किया था तब से कोई भी प्राणी इस चोटी के पास नहीं पहुंच पाया था। पहाड़ के आधे रास्ते में एक भूलभुलैया जैसी संरचना बन गई थी और जो लोग इस भूलभुलैया से बच निकलते वे खुद को पहाड़ की तलहटी में वापस पाते। युवक, जिस नियति ने हमें एक साथ लाया था उसका आज अंत होना ही चाहिए। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां तुम्हारे अपने प्रयासों पर निर्भर करेगी। मैंने तुमसे पहले कुल 6 शिष्यों को स्वीकार किया था। अगर तुम कभी उनसे मिलोगे तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। याद रखना, तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है। एजियोरफिएंट का अवतार निंग के पास ही रहा, जबकि उसने पहाड़ की तलहटी में एक युवक से बात करने के लिए एक अवतार बनाया था। गुरुजी, आपका शिष्य समझ गया है। युवक की आंखें आंसुओं से भर आईं। अपने गुरु के साथ बिताया पिछला साल उसके लिए सचमुच एक परिवर्तनकारी साल रहा था। जाओ, एजियोरफिएंट का अवतार बोला और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। युवक भी जाने से पहले बार बार झुककर प्रणाम करता रहा। पहाड़ की चोटी पर, एजियोरफिएंट, जब मैं प्रशिक्षण ले रहा था तब तुमने वास्तव में 7 शिष्य बनाए थे। निंग की आवाज गूंजी। अज़ूरफिएंट बुरी तरह चौंक गया। उसने मुड़कर निंग की तरफ देखा जो पहले ही उठ खड़ा हुआ था, फिर गहरी हंसी के साथ बोला, मुझे तंग मत करो गुरु। मैं ऊब गया था और मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मैं अपना समय बस इस दुनिया में रहने वाले अनगिनत लोगों को देखने में बिताता था और कभी कभार मुझे कोई पसंद आ जाता और मैं उसे अपना शिष्य बना लेता। हा, अब समय आ गया है कि हम फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में लौट जाएं, निंग ने कहा। हम जल्द ही निकल जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ो और अपने शिष्यों के लिए जरूरी सभी इंतजाम निपटा लो।
कोई जरूरत नहीं, मैंने बहुत पहले ही ये व्यवस्था कर दी है और उन्हें वो सब कुछ दे दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए, बाकी सब उन पर निर्भर करेगा। साधना का मार्ग आखिरकार आत्मनिर्भरता का मार्ग ही है, अजूरफाइंड ने कहा। बहुत अच्छा, चलो चलें। फुफकार, वह क्षेत्र यान बर्फीली चोटी से उड़ गया और वह भूलभुलैया जो इतने सालों से उसे घेरे हुए थी अंततः गायब हो गई और इस ग्रह के लिए एक रहस्य और किंवदंती से ज्यादा कुछ नहीं रह गई। निंग को 3 लोगों की वापसी यात्रा में लगभग आधा अराजकता चक्र बिताना पड़ा। उसे ट्रू सोल एवरलास्टिंग तकनीक के बारे में काफी जानकारी मिल गई थी, लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि यह कितनी मुश्किल होगी। सच्ची आत्मा के टूटने में अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े गायब होकर अराजकता के सारतत्व में वापस लौट आते थे। उन सच्ची आत्मा के टुकड़ों को सारतत्व से वापस लेकर इस प्रक्रिया को उल्टना असंभव था। यहाँ तक कि ऑटोक भी इसमें सफल नहीं हो सकते थे। एकमात्र अन्य संभावना ये थी कि बचे हुए टुकड़ों का उपयोग करके किसी तरह एक पूर्ण अक्षत सच्ची आत्मा का पुनर्निर्माण किया जाए। ये रक्त बूंद पुनर्जन्म की अवधारणा से बहुत मिलता जुलता था, जिसमें जिफू शिष्य साधना स्तर तक पहुंच चुके राक्षस देवता यदि उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त दिव्य शक्ति हो तो रक्त की एक बूंद से अपने पूरे शरीर का पुनर्निर्माण कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रक्त की उस एक बूंद में पूरे शरीर का सार और आधार निहित था। हालांकि अब निंग इसे किसी और भी मौलिक चीज से पूरा करने की कोशिश कर रहा था। सच्ची आत्मा, उनका लक्ष्य एक शक्तिशाली साधक को जिसकी आत्मा बिखर गई हो और जिसकी सच्ची आत्मा टूट रही हो, अपनी सच्ची आत्मा को नए सिरे से बनाने में सक्षम बनाना था। जब तक सच्ची आत्मा का केवल एक टुकड़ा ही शेष रहे, साधक सच्ची आत्मा अनंत का उपयोग करके संपूर्ण सच्ची आत्मा का पुनर्निर्माण कर सकेगा, फिर आत्मा और शरीर का पुनर्गठन कर सकेगा। एक बहुत ही जाना पहचाना रियल्म्स उनके सामने प्रकट हुआ। हम फ्लेमड्रैगन रियल्म्स पहुंच गए। निंग ने रियल्मशिप के अंदर से एक प्रसन्नता भरी नजर दिखाई। आखिरकार वे लौट आए थे। घर तो घर होता है और घर होने का एहसास किसी और से अलग होता है। अरे, निंग दूसरी दिशा में देखने के लिए मुड़ा। कर्म के जरिए उसे आभास हो गया था कि एक और शक्तिशाली व्यक्ति ऑटोक स्टोनरोल फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में मौजूद है। बस 1 सेकंड बाद फुफ, निंग के चारों ओर अंतरिक्ष में लहरें उठीं और उसके बाद चमकदार सुंदर ऑटोक स्टोनरोल प्रकट हुआ। ऑटोक स्टोनरोल, निंग उसका स्वागत करने के लिए दायरे से बाहर उड़ गया। पीछे से एजियोरफिएंट का अवतार आज्ञाकारी रूप से उसका पीछा कर रहा था। डार्कनॉर्थ, ऑटोक स्टोनरोल मुस्कुराया। आप यहाँ क्यों आए हैं, ऑटोक? निंग ने उत्सुकता से पूछा। जाहिर है, तुम्हारी वजह से, ऑटोक स्टोनरोल ने हंसते हुए कहा। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। माफ करना। मुझे जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं बीच बीच में साधना के लिए ब्रेक लेते हुए सुंदर रास्ते से चला गया, निंग ने बताया। इसीलिए मुझे वापस आने में थोड़ा समय लगा। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं तुरंत वापस आ जाता। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, ऑटोक स्टोनरोल ने कहा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। हम, निंग ने ऑटोक स्टोनरोल की ओर देखा। हम सभी आपके द्वारा दिए गए 5 ट्रचयन अध्यायों का विश्लेषण कर रहे हैं। हम डाउनलोड अध्याय को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डेथलेस अध्याय के लिए मुझे ये कहते हुए खेद है कि हम शायद आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, ऑटोक स्टोनरोल ने असहाय होकर कहा। तुम कुछ नहीं कर सकते? निंग थोड़ा चिंतित हो गया। हालांकि उसने हाल के वर्षों में कुछ सुधार किए थे, लेकिन वह जानता था कि ट्रू सोल एवरलास्टिंग तकनीक बनाना कितना मुश्किल होगा। उसे उम्मीद थी कि ऑटोक्स उसकी इसमें मदद कर पाएंगे। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ट्रू सोल एवरलास्टिंग तकनीक ट्रू सोल के क्षय की प्रक्रिया को उलटने पर केंद्रित है, ऑटोक स्टोनेलू ने कहा। समस्या ये थी, हम सभी ऑटोकों की ट्रू सोल पूरी तरह से अक्षुण्ण हैं। हमने खुद कभी इस क्षय प्रक्रिया का अनुभव नहीं किया है। हमने कई असफल डाउनलोड्स की ट्रू सोल को टूटते हुए देखा है, हाँ, लेकिन इसे सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखना वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। हम नहीं जानते कि ट्रू सोल का टूटना कैसा होता है, इसलिए हमें नहीं पता कि इसे ठीक करने के लिए हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। क्या? निंग दंग रह गया। ऑटोक्स ने कभी अपनी सच्ची आत्माओं को टूटते हुए नहीं देखा था, जिसका मतलब था कि वे सच्ची आत्मा को हमेशा के लिए जीवित रखने की तकनीक में कोई प्रगति नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सिथे के अराजकता के भगवान, निंग ने कहा, उसकी अंतर्दृष्टि हमसे कहीं ज्यादा ऊंची है, इसीलिए वह ट्रू सोल एवरलास्टिंग तकनीक बना पाया। ऑटोक स्टोनरोल ने समझाया। हम 6 लोग आपके बराबर ही हैं और हमने कभी अपनी ट्रू सोल्स को टूटते हुए नहीं देखा। ट्रू सोल एवरलास्टिंग तकनीक के जरिए ट्रू सोल प्रक्रिया को उलट पाने की हमारी संभावनाएं बेहद कम हैं। मैं आपको ये बात व्यक्तिगत रूप से इसलिए बताने आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखें कि हम आपकी मदद कर पाएंगे। निंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, ये हमेशा से एक ऐसा रास्ता रहा है जिसका नतीजा शायद नाकामी ही होता। ऑटोक स्टोनरोल के शब्द थोड़े हतोत्साहित करने वाले थे, लेकिन निंग ने उन्हें शांति से स्वीकार कर लिया। लेकिन जाहिर है, हम इस पर काम करना जारी रखेंगे, ऑटोक स्टोनरोल ने कहा। मैं आपसे एक और बात पर चर्चा करना चाहता था। कुछ और? निंग हैरान था। सिथ तुम्हें मारने के लिए बेताब हैं। हमारा मानना है कि सिथ इस बात पर पूरी नजर रख रहे हैं कि तुम मरे हो या नहीं, ऑटोक स्टोनरोल ने कहा। इसीलिए मैं फ्लेमड्रैगन रियल्म्स को देखने के लिए खुद आया था। मैंने कई सुरागों का पीछा किया और आखिरकार मुझे कुछ सिथ जासूस मिल ही गए। ऑटोक स्टोनरोल ने हाथ हिलाया, जिससे कुल 6 व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुए। सभी बस वहीं खड़े रहे, उनकी निगाहें खाली थीं।
एक हेगेमॉन था जबकि 5 सम्राट थे। जासूस, निंग ने भौहें चढ़ाईं। ऑटोक स्टोनरुल ने कहा, उन्होंने ब्राइट शो किंगडम और वास्टेवन पैलेस में घुसपैठ की है और उम्मीद कर रहे हैं कि वे आपके हार्ट लैम्प और इसी तरह की वस्तुओं के माध्यम से आपकी स्थिति पर नजर रख सकेंगे। पुस्तक 43 अध्याय 4 अनंत काल के हृदय का समाधान। जी निंग ने पकड़े गए 6 सिथे जासूसों को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, मैं एक असफल डाउनलॉर्ड हूँ। सिथे मुझ पर इतना प्रयास क्यों करने को तैयार हैं? बेहतर यही होगा कि हम तुम्हारी स्थिति गुप्त रखें, ऑटोक स्टोनरुल ने गंभीरता से कहा। सिथ ने हमारे पूरे कैओसवस पर नजर रखने की अपनी कोशिशें कभी नहीं छोड़ी हैं। पहले हमें इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि हमें यकीन था कि उनकी सेना सिथ के गिरोह में हमेशा के लिए बंद रहेगी, लेकिन अब ये बहुत संभव लगता है कि उन्होंने बहुत पहले ही बिना पकड़े भागने का कोई रास्ता खोज लिया हो। वे समय का इंतजार कर रहे हैं, हमें कोई घातक झटका देने की ताक में। हम चुपचाप पूरे कैओसवस में अपनी सेनाओं को युद्ध की तैयारी के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। जब तक तुम जिंदा हो, सिथ युद्ध शुरू करने से हिचकिचाएंगे। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। सिथे स्वाभाविक रूप से निंग के जीवित रहते युद्ध शुरू करने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए नहीं कि वे उससे डरते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें चिंता थी कि युद्ध से उत्पन्न जीवन मरण के उच्च दबाव वाले माहौल में निंग अचानक कोई सफलता हासिल कर लेगा और ऑटोक स्तर के दांव में महारत हासिल कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो निंग आसानी से पूरे कैओसवस पर नियंत्रण कर लेगा और उसकी ढहती हुई सच्ची आत्मा की समस्या गायब हो जाएगी। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन सिथे ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। जो कोई भी बिना किसी मार्गदर्शन के अपने दम पर अनंत ओमेगा दाव में महारत हासिल कर लेता, वह निस्संदेह एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति होता जिसे पूरे कैओसवस का आशीर्वाद प्राप्त होता। ये पूरी तरह से संभव था कि कोई चमत्कार हो जाए जिसके परिणामस्वरूप उसे निरंकुशता प्राप्त हो जाए। इसलिए सिथे के लिए सुरक्षित रहना ही बेहतर था। युद्ध शुरू करने से पहले वे निंग की सच्ची आत्मा के पूरी तरह से बिखर जाने का इंतजार करते। तब तक साधकों के पास एक भी शाश्वत ओमेगा दावधारक नहीं होता। ओमेगा ऑटोक तो दूर की बात है, सिथे का सबसे बड़ा डर टल जाता। आपके शाश्वत ओमेगा तलवार दाव के मार्गदर्शक के रूप में हमने पूरे कैओसवस के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोगों को ओमेगा दाव के मार्ग पर ले जाना शुरू कर दिया है। हालांकि एक नए ओमेगा सम्राट के जन्म में समय लगेगा। हमें लाखों कैओस चक्रों या उससे भी ज्यादा समय की आवश्यकता हो सकती है। मुझे डर है कि सिथे हमें वह समय नहीं देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है, ऑटोक स्टोनरुल ने कहा। लेकिन जब तक आप जीवित रहेंगे, उनके पास डरने के लिए कुछ होगा, कुछ ऐसा जो उन्हें रोकेगा। मैं समझ गया, मुझे पता है क्या करना है। निंग मुस्कुराया, तो मैं अभी चलता हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बताना। ऑटोक स्टोनरुल ने हाथ हिलाकर 6 जासूसों को इकट्ठा किया और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। निंग ने उसे गायब होते हुए देखा और अब वह सोचने लगा था कि उसे अपना अगला कदम क्या उठाना चाहिए। उसी दिन निंग हेगेमॉन ब्राइट शो और सम्राट सोलिस्की से मिलने गया। भाई ब्राइट शो, बड़े भाई सोलिस्की, निंग ने कहा, जब से मैं दावमज में असफल हुआ हूँ, मेरी सच्ची आत्मा क्षीण होती जा रही है। मुझे चिंता है कि बचे हुए सिथे मेरी स्थिति पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें ब्राइट शो साम्राज्य के स्वॉर्ड पैलेस में हार्टलैम्प और दाव एलायंस और वास्टेविन पैलेस में मुझसे संबंधित अन्य जीवन निगरानी कलाकृतियों को नष्ट करना होगा। नष्ट? ब्राइट शो और सोलिस्की दोनों हैरान थे। फिर हम उन्हें नकली से बदल देंगे, निंग ने कहा। हमारे द्वारा बनाए गए नकली हमेशा दिखाएंगे कि मैं जिंदा हूँ, चाहे लाखों अराजकता चक्र क्यों न गुजर जाएं। मैं चाहता हूँ कि सिथे हमेशा यह विश्वास रखे कि मैं जिंदा हो सकता हूँ। सोलिस्की खुद को तर्क दिए बिना नहीं रह सका। नकली आत्मा बनाना आसान होगा, लेकिन तुम्हारी असली आत्मा टूट रही है। अगर नकली आत्मा के दीपक लाखों अराजकता चक्रों तक जलते रहें, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिथे को यकीन होगा कि तुम अभी भी जिंदा हो? सोलिस्की, इसे समय की मंदी से तो समझा जा सकता है ना? बाहरी दुनिया में तो लाखों अराजकता चक्र गुजर सकते हैं, लेकिन डार्कनॉर्थ के लिए तो सिर्फ 10,000 अराजकता चक्र ही गुजरे होंगे। हेगेमॉन ब्राइट शो ने निंग की तरफ देखा। डार्कनॉर्थ, तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? एकांत ध्यान में लग जाओ, निंग ने कहा। इसके बाद शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्या आपके पास अपनी सच्ची आत्मा के पतन को रोकने का कोई उपाय है? हेगेमन ब्राइट शो ने चिंतित होकर पूछा। कोई रास्ता? निंग मुस्कुराया। शायद। अच्छा, बस हो गया। मैं यूजी और पिल्सेंट के साथ जा रहा हूँ। उसी दिन निंग, सू यूजी, पिल्सेंट और अपने अन्य अनुचरों के साथ वास्टेवन महल से निकल पड़ा। वे तीनों लोकों में वापस चले गए। निंग की स्थिति का पता लगाने वाली हर चीज, जैसे उसके हार्टलैम्प या उसके लाइफ टावर, सब नष्ट कर दिए गए और फिर उनकी जगह नकली संस्करण लगा दिए गए। पूरे कैओसवस में निंग के जीवित होने या न होने का पक्का पता सिर्फ ऑटोक्स, नुवा और सुभूति को ही था। उसकी बेटी ब्राइट मून या उसके माता पिता के पास भी पक्का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। अपनी सारी तैयारियां पूरी करने के बाद निंग अकेले ही एज्योर फ्लावर एस्टेट में दाखिल हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए उसे ऑटोक के पत्थर के मंच की मदद की जरूरत थी। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ संपत्ति आत्मा स्पष्ट रूप से उसके प्रति पहले की तुलना में बहुत अधिक सम्मानजनक थी। मैं अपना लगभग सारा बचा हुआ समय ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक पर शोध करने में लगाऊंगा। निंग मुस्कुराया। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ डाउलॉर्ड। अगर तुम सचमुच ऐसी कोई तकनीक बना पाते तो तुम पूरे कैओसवस पर असीम कृपा बरसाते। तुम न सिर्फ खुद बच जाते बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के साधकों को भी बचा लेते।
हमारा पूरा कैओस फलता फूलता और मजबूत होता जाएगा। ए स्टेट स्पिरिट उत्सुकता से भर गया। निंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर आंखें बंद कर लीं और अपने मन से सारे बाहरी विचार निकाल दिए। ऑटोक के पत्थर के मंच और स्टोनफायर पल की मदद से निंग अपने काम पर ध्यान लगाने लगा। जैसे जैसे वह लगातार विश्लेषण, परिकल्पना और अपनी जरूरत की तकनीक को पुनर्गठित करता रहा, उसके मन में अनगिनत अंतर्दृष्टियां कौंधती रहीं। मृत्युहीन अध्याय को अपनी रूपरेखा बनाकर निंग जानता था कि उसे क्या करना है। कई बार वह एक सच्ची आत्मा अनंत तकनीक पूरी कर लेता, लेकिन हर बार जब वह उसे आजमाता तो पाता कि वह काम नहीं करती। समय बीतता रहा। निंग अक्सर ट्रू सोल एवरलास्टिंग पर शोध से ब्रेक लेकर ऑटोक अवेकनर के हॉट ऑफ इटर्निटी को सुझाने में लग जाता। एकांत ध्यान में लीन होने के 1600 से अधिक वर्षों बाद क्रैक 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 निंग ने आखिरकार अपने सामने मंडरा रहे अनंत हृदय के 99वें स्तर पर लगी मुहरों को तोड़ दिया। अविश्वसनीय रूप से जटिल रूनों की आखिरी परत गोले से गायब हो गई और ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई तंत्र सक्रिय हो गया हो। कुछ ही क्षणों बाद गोले के अंदरूनी हिस्से प्रकट हो गए। गड़गड़ाहट, एक रोशनी की किरण निकली जो नीले किनारों वाले सफेद वस्त्र पहने एक विद्वान युवक में बदल गई। निंग ने तुरंत पहचान लिया कि यह व्यक्ति ऑटोक अवेकनर है। ऑटोक अवेकनर सबसे विद्वान ऑटोक था, जिसके सबसे बड़े सपने थे। उसने 10वीं अराजकता मुहर पर काम करते हुए अनगिनत युग बिताए थे। युवा मित्र, सफेद वस्त्रधारी विद्वान ने कहा। निंग तुरंत समझ गया कि यह एक प्रक्षेपण था जो ऑटोक अवेकनर अपनी मृत्यु से पहले छोड़ गया था। चूंकि आप अनंत काल के हृदय को ढकने वाली 99वीं मुहर को हल करने में सक्षम थे, इसलिए मेरे द्वारा तैयार की गई अराजकता मुहरों के मामले में आप मेरे स्तर के या उसके आसपास ही होंगे। श्वेत वस्त्रधारी विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस प्रकार आप शायद इतने मजबूत और बुद्धिमान हैं कि हमारी पूरी सभ्यता के सामने मौजूद बड़े खतरे को और हमारे पूरे अराजकता विश्व को खतरे में डालने वाले शत्रुओं को जानते हैं। सिथे अभी भी मौजूद हैं और वे अब भी पहले की तरह ही खतरनाक हैं। सिथे टूटी हुई सच्ची आत्माओं की भी मरम्मत करने में सक्षम हैं, जिससे वे बार बार दांवमज का प्रयास कर सकते हैं। उनके पास एक अधिक उन्नत ऊर्जा प्रणाली भी है, जिससे वे हमसे कहीं अधिक ऑटोक उत्पन्न कर सकते हैं। मैंने हमेशा ऐसी ही एक तकनीक बनाने की आशा की है जिससे हम और अधिक हेगेमॉन पैदा कर सकें, और शायद 10 या 20 ऑटोक। अगर मैं सफल रहा तो हम आगे आने वाली लड़ाई आसानी से जीत लेंगे। मैंने अपनी 9 कैओस सील्स इस कैओसवर्स में छोड़ दी हैं। हालांकि उनकी खामियों के कारण कोई व्यक्ति विश्व स्तर तक पहुंचने से पहले ही उनका सफलतापूर्वक अभ्यास शुरू कर सकता है। मैंने वास्तव में उन खामियों को बहुत पहले ही अपने संस्करण में ठीक कर लिया था। मुझे लगता है कि आप, मेरे युवा मित्र, भी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। मैंने जानबूझकर 9 कैओस सील्स का एक दोषपूर्ण संस्करण प्रकाशित किया है, क्योंकि जो लोग विश्व स्तर से पहले इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते, उन्हें सच्चा प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वे मुझे तकनीक के 10वें चरण में निपुणता हासिल करने में सफल हो सकें। अनंत काल के हृदय में 9 अराजकता मुहरों का सच्चा पूर्ण संस्करण निहित है। साथ ही 2 विचारधाराएं भी हैं जिन पर मैंने 10वीं मुहर पर शोध करते समय विचार किया है। मैं इन दोनों में से किसी भी मार्ग से सफल नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से दोनों ही सफलता की ओर ले जा सकते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं इन्हें अपनी आशाओं और सपनों के साथ आपको सौंपता हूँ। अनंत काल के हृदय में बस इतना ही है। मूल्य की दृष्टि से यह शायद उस व्यक्ति के लिए उतना मूल्यवान नहीं है जो अनंत काल के हृदय को सुझाने में असमर्थ है, लेकिन जो इसे सुझाने में सक्षम था उसके लिए यह शायद कुछ उपयोगी हो सकता है। मेरे युवा मित्र, अनगिनत युगों तक कठिन शोध में बिताने के बाद मुझे पता चला कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मैंने हार मान ली। मुझे आशा है कि तुम 10 अराजकता मुहरों को पूरा कर सकोगे और हमारी सभ्यता को मंडराते खतरे को हराने का मौका दोगे। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं, अवेकनर, मृत्यु में भी तुम्हारा आभारी रहूंगा। ऑटोक अवेकनर मुस्कुराया, फिर उसका प्रक्षेपण गायब हो गया। सफेद बालों वाला बुजुर्ग, जो उस जमींदार का मुखिया था, ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। निंग उस प्रबल इच्छाशक्ति को समझ सकता था जिसने ऑटोक अवेकनर को इतना कुछ करने के लिए प्रेरित किया था। उसके मन में अवेकनर के लिए गहरी प्रशंसा की भावना थी, जो वास्तव में साधक सभ्यताओं के लिए एक नेता थे। निंग ने अनंत काल के हृदय की सामग्री का निरीक्षण करने के लिए रुख किया, जिसमें वास्तव में ऑटोक अवेकनर द्वारा छोड़ी गई कई तकनीकें और अभिलेख मौजूद थे। उन तकनीकों में से एक थी सिद्ध 9 अराजकता मुहरें। विश्व स्तरीय साधकों, डाउनलोड्स और यहाँ तक कि सम्राटों द्वारा भी सिद्ध 9 अराजकता मुहरों का प्रशिक्षण किया जा सकता था। ऐसा करने के बाद इसका उपयोग शरीर के अंदर दिव्य शक्ति और शरीर के बाहर अमर ऊर्जा के रूप में किया जा सकता था। ये वास्तव में एक दोषरहित ऊर्जा थी, लेकिन ये केवल पहले 9 चरणों तक ही सीमित थी। इसे सिद्ध करना आसान था। निंग ज्ञान के इतने ऊंचे स्तर पर था कि उसने तुरंत इसके पीछे के सिद्धांतों को समझ लिया। पर्याप्त समय मिलने पर वह भी अवेकनर द्वारा किए गए कार्य को दोहरा सकता था। तो ऑटोक अवेकनर के पास वास्तव में 2 अलग अलग सिद्धांत थे और दोनों ही उसके विचार से 10वीं कैओस सील बनाने में सफल हो सकते थे। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसे मृत्युहीन अध्याय की सहायता प्राप्त थी और वह इसका और अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग शोध के कई क्षेत्रों में भी कर रहा था। उनमें से 2 ऐसे थे जिन्हें ऑटोक अवेकनर व्यावहारिक मानते थे। पहला अनंत का मार्ग था, जबकि दूसरा अनंत शून्य का मार्ग था। निंग ने ऑटोक अवेकनर के नोट्स को उत्सुकता से पढ़ना शुरू कर दिया।
युगों युगों के शोध के दौरान ऑटो कवेकनर ने इन दोनों रास्तों के बारे में निंग से कहीं ज्यादा अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली थी। उसके अपने भी कई अलग अलग विचार थे जिनसे निंग को जल्द ही नई अंतर्दृष्टि और विचार मिले। निंग पूरी तरह से ऑटो कवेकनर के काम की समीक्षा करने और उसे अपने काम में शामिल करने पर केंद्रित हो गया। 1000 अराजकता चक्र, 2000 अराजकता चक्र, 5000 अराजकता चक्र, 10,000 अराजकता चक्र। समय आगे बढ़ता रहा, पहले की तरह ही ठंडा और बेपरवाह। पुस्तक 43, अध्याय 5, एकांत से बाहर। सफेद वस्त्र पहने जी निंग आंखें बंद किए मूर्ति की तरह स्थिर थे। वे अनगिनत वर्षों से वहां बैठे थे। आखिरकार निंग ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें अंतरिक्ष और समय की असीम शक्ति से भरी थीं, जिनमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। ट्रू सोल एवरलास्टिंग, निंग ने धीरे से बुदबुदाया। उसके पास ऑटो कवेकनर और मृत्यु रहित अध्याय की अंतर्दृष्टि थी, साथ ही 15,000 अराजकता चक्रों के बराबर ध्यान भी था। अब तक वह ट्रू सोल एवरलास्टिंग के बारे में समझ के उस स्तर तक पहुंच चुका था जो ऑटो कवेकनर से कहीं ज्यादा था। 15,000 से ज्यादा अराजकता चक्र बीत चुके हैं। मेरे पास सिर्फ 1000 अराजकता चक्र बचे हैं। अब मेरे लिए अपने विभिन्न मामलों को सुलझाने का समय आ गया है। निंग खड़ा हो गया। उसके मूल शरीर का जीवनकाल उन लड़ाइयों के कारण तेजी से क्षीण हो गया था जिनमें उसने भाग लिया था, लेकिन दावमज में असफल होने के बाद से इस शरीर ने एक बार भी युद्ध नहीं लड़ा था। जल तलवार दाव, अंतरिक्ष तलवार दाव, ब्रह्म तलवार दाव और अन्य दाव ने उसकी सच्ची आत्मा को काफी मजबूत कर दिया था, जिससे उसके क्षय की गति नाटकीय रूप से धीमी हो गई थी और उसका जीवनकाल काफी बढ़ गया था। हालांकि उसने प्रशिक्षण में 15,000 से ज्यादा अराजकता चक्र बिताए थे। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था और उसे कुछ चीजें सुलझानी थीं, इससे पहले कि वह आखिरकार खुद को पूरी तरह से समर्पित कर सके बिना किसी रोक टोक के। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, सफेद बालों वाला बुजुर्ग एस्टेट स्पिरिट तुरंत उसके पास आया। मैं एक छोटी यात्रा पर जा रहा हूँ। अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे अंतिम एकांतवास में रहना होगा। अंतिम एकांतवास। सफेद बालों वाला बुजुर्ग चौंक गया। वह निंग के शब्दों में दृढ़ निश्चय को महसूस कर सकता था। अंतिम एकांत, ये सब कुछ त्याग कर अंतिम बार एकांत में प्रवेश करने का प्रतीक था। या तो व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल होगा या एकांत में ही मर जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। निंग ने एज्योर फ्लावर एस्टेट से प्रस्थान किया और 3 लोगों की ओर अपना रास्ता बनाया। निंग सरपेंटविंग झील के ब्राइट हार्ट द्वीप पर पहुंच गया। यहीं निंग का परिवार रहता था और निंग के 3 प्रमुख अनुचर अजूरफाइंड, सू यूजी और पिलसेंट भी यहीं रहते थे। साथ ही निंग का 8वां शिष्य स्टोनपुल भी यहीं रहता था। सभी लोग बैठे थे और खुशी खुशी एक साथ भोजन का आनंद ले रहे थे। जी निंग, हर बार जब आप एकांतवास में जाते हैं तो कुछ हजार अराजकता चक्रों के लिए गायब हो जाते हैं। इन दिनों हम आपको कम ही देखते हैं, जी यिचुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज उनका मूड बहुत अच्छा था। जब भी निंग किसी अड़चन में पहुंचते तो वे एकांतवास छोड़कर अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताते। पिछले 15,000 अराजकता चक्रों में वे कुल 6 बार एकांतवास से बाहर आ चुके थे। हमारा बेटा किसी बहुत जरूरी काम में व्यस्त है। उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए एकांत में रहना चाहिए, बजाय इसके कि वह हमारे साथ रहे और तुम्हें हर समय परेशान करता रहे। यूची स्नो तुरंत निंग का बचाव करने के लिए आगे आया, फिर मुड़कर उसे देखकर मुस्कुराया। निंग, बेटा, मुझे परिचय कराने दो। डॉनजेड, इधर आओ। वह प्यारा बच्चा जो काफी देर से पास ही इंतजार कर रहा था, तुरंत दौड़कर आया। यूची स्नो ने खुशी से बच्चे का हाथ थाम लिया और निंग की ओर देखते हुए कहा, डॉनजेड हमारे जी कुल का युगों युगों में पैदा हुआ सबसे बुद्धिमान बच्चा है। वह एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसने ओमेगा दाव के मार्ग पर कदम रखा है। वह वर्तमान में द्वितीय चरण का दाव लॉर्ड है। ओह, निंग ने आश्चर्य से बच्चे की ओर देखा। नमस्कार पैट्रियार्क डार्कनॉर्थ, जी डॉनजेड ने सम्मानपूर्वक कहा। पिताजी, मुझे मानना पड़ेगा कि डॉनजेड बहुत प्रतिभाशाली है। वह मुझसे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है, पास में खड़ी ब्राइटमून ने खुशी से कहा। वह बहुत कम समय से ही साधना कर रहा है और जब आप एकांत में थे तब हमने आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए जब वह दाव लॉर्ड बना तो हमने आपको इसकी सूचना नहीं दी। निंग ने बहुत पहले ही निर्देश दे दिया था कि उसे तभी परेशान किया जाए जब कोई जानलेवा खतरे में हो, अन्यथा उसके एकांतवास में खलल नहीं डाला जाना चाहिए। निंग ने बच्चे को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने बहुत पहले ही अपनी बेटी ब्राइटमून को अपने 8वें शिष्य स्टोनपूल को पढ़ाने का काम अपने हाथ में लेने का निर्देश दे दिया था। कई वर्षों तक साथ साथ प्रशिक्षण करने के बाद वे दोनों अंततः दाव साथी बन गए थे। दोनों ही युवावस्था में भावनात्मक रूप से आहत हुए थे। ब्राइटमून जीवन भर अविवाहित रही, जबकि स्टोनपूल ने अपना सारा प्रयास साधना में लगा दिया था। फिर भी कई वर्षों तक साथ रहने के बाद वे एक दूसरे के प्रति अत्यधिक स्नेह रखने लगे। दोनों का एक बच्चा हुआ और स्टोनपूल ने अपने मालिक और ससुर जी निंग के प्रति सम्मान दिखाने के लिए स्वेच्छा से बच्चे का उपनाम जी रखने का सुझाव दिया था। अगर उनका दूसरा बच्चा होता तो वह उसका पारिवारिक नाम लेता और इस तरह निंग का वंश बढ़ने लगा। समय बीतता गया और जी निंग का वंश फलता फूलता गया। उन सभी का जन्म कर्म भाग्य के अपार आशीर्वाद के साथ हुआ था, लेकिन उनमें से कोई भी इस लोक ब्रह्मांड के सबसे प्रभावशाली प्रतिभाशाली लोगों के बराबर नहीं था। जब तक कि डॉनजेड का जन्म नहीं हुआ, वह अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान था और साधना के अपने पथ पर आगे बढ़ता रहा और डॉनजेड के वंश की सहायता से तेजी से विश्व स्तर तक पहुंच गया। फिर वह साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा और अंततः वह ओमेगा स्वॉर्ड दाव के मार्ग पर भी चल पड़ा।
सच तो ये है कि ऑटोक्स ने पहले ही यह सुनिश्चित करना शुरू कर दिया था कि विशाल अराजकता लोक में बिखरे हुए कई प्रतिभाशाली लोग ओमेगा दाव के मार्ग पर प्रशिक्षण लेना शुरू कर दें। अब लगभग हर एक लोक में 1 या 2 ऐसे लोग थे जो ओमेगा दाव में प्रशिक्षण ले रहे थे, और 10,000 से ज्यादा अराजकता चक्रों के बाद जी कुल ने आखिरकार एक दूसरे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया था। यिचुआन और स्नो स्वाभाविक रूप से उस पर बहुत मोहित थे। निंग ने डॉन्जिट को घूरते हुए अपने अतीत को याद किया। निंग को इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो गया था कि बच्चे का भविष्य क्या होगा, और उसने जो देखा वह वाकई एक असाधारण भाग्य था। वह लड़का शायद निंग के 8 शिष्यों से भी आगे निकल जाएगा, लेकिन अंत में दाऊमज एक बड़ी बाधा बनकर रह जाएगा। अच्छा, निंग ने लड़के की 2 बार तारीफ की। डॉन्जिट, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। अगर तुम्हारा कोई सवाल हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। हाँ पैट्रियार्क, डॉन्जिट ने उत्साह से कहा। वह पैट्रियार्क जी के कदमों की पूजा करता था। पैट्रियार्क एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऑटोक्स के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। डॉन्जिट ने हेगेमॉन एजोर्फियन से भी कई शेखी बघारने वाली कहानियां सुनी थीं, जिनमें ये कहानी भी शामिल थी कि कैसे पैट्रियार्क ने लगभग 4000 सम्राटों को आसानी से बंदी बना लिया था। वह जानता था कि पैट्रियार्क अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे और तलवार के दाव के सबसे महान विशेषज्ञ थे जो उनके अराजकता विश्व ने कभी देखे थे। निंग जितना ज्यादा डॉन्जिट को देखता उतना ही उसे वह लड़का पसंद आता। निंग को ऐसा लग रहा था मानो वह कई मायनों में अपना ही प्रतिबिंब देख रहा हो। अगर निंग खुद अपने अंतिम एकांतवास में असफल हो जाता, लेकिन डॉन्जिट अपने दाऊमज में सफल हो जाता, तो नतीजा बहुत बुरा नहीं होता। मेरे बगल में बैठो, निंग ने आदेश दिया। उसने डॉन्जिट के प्रति अपने स्नेह को जरा भी नहीं छिपाया। चमकती चांदनी। निंग मुड़ी और मुस्कुराई। क्या हाल ही में कुछ खास हुआ है? हर बार जब निंग अपने एकांत ध्यान से बाहर निकलता तो वह उससे यही सवाल पूछता। ब्राइट मून और स्टोनपूल दोनों ही चौथे चरण के डावलॉर्ड थे। पहली निंग की बेटी थी, जबकि दूसरी निंग की शिष्या थी। वे अक्सर बाहरी दुनिया में घूमते रहते थे और हाल ही में जो कुछ हो रहा था उससे अच्छी तरह वाकिफ थे। हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत जरूरी हुआ था, ब्राइट मून ने कहा। मैंने आपको एकांतवास से बाहर निकलने के लिए कहने पर भी विचार किया था, लेकिन अंततः मैंने आपको परेशान न करने का फैसला किया। आपको बाद में पता चले, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ बहुत जरूरी क्या? निंग ने उत्सुकता से पूछा। दूसरा भाई ग्रीन बैम्बू दाऊमज में सफल हुआ और हेगेमॉन बन गया, ब्राइट मून ने खुशी से कहा। हमारे समूह में वह दाऊमज पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति था। आज तक मुझे ये प्रयास करने में डर लगता है। कुडिंग दाऊमज में सफल हुआ। ये सुनकर निंग बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने शिष्य से जुड़े कर्म सूत्र की जांच शुरू कर दी। उनके दूसरे शिष्य ग्रीन बैम्बू यान कुडिंग, जब निंग विश्व स्तर पर थे तब निंग की उनसे संयोगवश मुलाकात हुई थी जब वे विनाश के दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुके थे। उस समय यान कुडिंग एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन उनके दाव हृदय ने निंग को प्रभावित किया था। निंग को उनसे लगाव हो गया था और उन्होंने उन्हें अपना दूसरा शिष्य स्वीकार कर लिया था। निंग को हमेशा ये लगता था कि उसका दूसरा शिष्य शायद एक अत्यंत निपुण व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन निंग ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी एक हेगेमॉन बन जाएगा। दाऊमज में सफल होने के बाद वह स्वयं यहाँ आए थे और आपको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे। पिता, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए कुलपति सुभूति से इस विषय पर चर्चा करने के बाद मैंने उन्हें उत्सव के उपहार के रूप में 3 सिथे खजाने देने का निर्णय लिया, ब्राइट मून ने कहा। तुमने बहुत अच्छा किया, निंग ने सिर हिलाया। उसने उस छिपे हुए आयाम से कई सिथे खजाने हासिल किए थे, लेकिन उसने उन्हें नुवा, सुभूति और ब्राइट मून को दे दिया था ताकि वे उन्हें अपनी मर्जी से बांट सकें। वह बिना किसी ठोस कारण के अपने शिष्यों को भी इतने शक्तिशाली खजाने नहीं सौंपता। हालांकि अपने दूसरे शिष्य को अपने प्रभुत्व का जश्न मनाने के लिए कुछ खजाने देना ठीक था। अभी बात खत्म नहीं हुई। कुछ समय पहले ही दूसरे भाई को एक अदरवज मिला था और वह अदरवज लॉर्ड बन गया था, ब्राइट मून ने खुशी से कहा। उसे ये युद्ध में नहीं मिला था, उसे यह एक ऑटोक ने दिया था। एक ऑटोक द्वारा? निंग चौंक गया। निंग ऑटोकों को अच्छी तरह जानता था। वे अपने जूनियर्स को यूं ही दूसरे वर्सेस नहीं सौंप देते थे, चाहे वे उन्हें कितना भी पसंद क्यों न करते हों। वे हर मामले में निष्पक्षता से काम करते थे। तो कहानी कुछ यूं है। दूसरा भाई तलवार के दाव में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है और उसका दाव हृदय भी उत्तम है। उसकी आकस्मिक मुलाकात विनाश के ऑटोक से हुई, जिसने उसकी परीक्षा ली। वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और ऑटोक ने उसे इतना अनुकूल माना कि ऑटोक ने उसे एक अन्य देवता प्रदान किया, ब्राइट मून ने कहा। एक परिपूर्ण दाव हृदय? निंग चकित रह गया। एक परिपूर्ण दाव हृदय एक ऑटोक बनने के लिए एक शर्त थी, और एक ओमेगा दाव के लिए दावमज में सफल होने के लिए भी एक शर्त थी। जिस किसी के पास एक परिपूर्ण दाव हृदय था, वह निस्संदेह एक असाधारण चरित्र था। कोई आश्चर्य नहीं कि एकोंग ने उस पर इतनी कृपा की। निंग को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि हरे बांस का हृदय असाधारण है और वह ताओ में साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। निंग ने उसे जंगल में छोड़ दिया और उसे कुछ ही तकनीकों के साथ एक नश्वर साधक के रूप में दुनिया में अपना रास्ता बनाने की अनुमति दी। निंग ने इस दूसरे शिष्य को सिखाने या उसकी देखभाल करने में ज्यादा समय नहीं लगाया था। उसे हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता था। पुस्तक 43 अध्याय 6 पुराने दोस्त भाग 1। जी निंग आज बहुत अच्छे मूड में थी। मुझे एक एक करके बताओ कि मेरे बाकी शिष्य कैसे हैं। बहुत अच्छा,
ब्राइट मून को अपने पिता द्वारा इतने विस्तार से पूछताछ करने पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बिना ज्यादा सोचे समझे बताना शुरू कर दिया। निंग अपने सारे सांसारिक काम निपटाने के लिए एकांत साधना से बाहर आ गए थे। बेशक उन्हें अपने निजी शिष्यों का हालचाल जानने की जरूरत थी। अपनी बेटी की बातें सुनते हुए उन्होंने अपने कर्म संबंधों के जरिए भी ध्यान से देखा कि वे कैसे हैं। उनकी पहली शिष्या ब्लूक्लिफ शियाओयू ब्राइट मून से भी कम प्रतिभाशाली थी। आज तक वह सिर्फ एक विश्व स्तरीय साधिका ही रही, फिर भी उसका जीवन बेफिक्र था। शायद शियाओयू को ऐसा ही शांत जीवन पसंद था। उनके दूसरे शिष्य ग्रीन बैम्बू यांग क्यूडिंग एक हेगेमॉन बन गए थे। उसका तीसरा शिष्य स्काईविंड फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र में एक बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था। उसने काफी उत्पात मचाया था और बेहद जिद्दी भी था। उसने कई दुश्मन बनाए थे और एक अमर महिला के लिए उसने एक बड़े संप्रदाय पर हमला करके उसके 2 सम्राटों को मार डाला था। अब उसे फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र के नंबर 1 डाउनलॉर्ड के रूप में सार्वजनिक रूप से सराहा जाने लगा था। निंग जाहिर है बहुत पहले ही ऐसी बेतुकी रैंकिंग से आगे निकल चुका था। ओह स्काईविंड, मुझे बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम्हारा भविष्य मुश्किलों से भरा होगा। तुम ही हो जिसकी मुझे हमेशा से सबसे ज्यादा चिंता रही है। निंग ने सिर हिलाया, फिर सोचा लगता है मुझे उससे आखिरी बार मिलना ही होगा। चौथे शिष्य का पद रिक्त रहा। उनके 5वें और 6ठे शिष्य बाउंडलेस और म्यूज अमर प्रेमियों की जोड़ी की तरह एक रोमांटिक स्वर्गीय जीवन जी रहे थे। वे प्रेम में सुखी रहे और साथ साथ फ्लेम ड्रैगन लोक के विभिन्न प्रदेशों में विचरण करते रहे। इससे निंग बहुत प्रसन्न हुए। उनके 7वें शिष्य महान अमर बादामी बच्चों जैसे स्वभाव के थे और उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद था। उनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। उनका 8वां शिष्य स्टोनपूल एक ठोस और विश्वसनीय व्यक्ति था जो निंग की बेटी ब्राइट मून के साथ मिल गया था। 3 लोकों में 2 साल बिताने के बाद निंग अजूर फाइंड यूजी पिल्सेंट और अपने प्रिय वंशज डॉन्जेट के साथ वहां से चला गया। वे तीनों लोगों को छोड़कर बाहरी दुनिया में घूमने लगे। वे उसके दोस्तों और शिष्यों से मिलने जा रहे थे। निंग सबसे पहले जिस व्यक्ति से मिलने गया वह नाइनडस्ट था, जिसके साथ उसने जीवन मरण के अनेक अनुभव साझा किए थे। विशाल उफनती लहरें इस पूरे संसार में उमड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। लहरों के ठीक बीच में एक विशाल चांदी के वस्त्र पहने 540,000 मीटर ऊंचे देवता विराजमान थे। वे अंतहीन लहरों के ऊपर खड़े होकर मुक्का कला का अभ्यास कर रहे थे। उनके हर एक मुक्के और प्रहार से उनके आसपास की लहरें गड़गड़ाने और हिलने लगती थीं। दूर से एक जहाज दिखाई दिया, लेकिन वह तुरंत रुक गया और रुका नहीं। लगभग 1 घंटे बाद प्रशिक्षण समाप्त होने वाला था। तभी सफेद वस्त्रधारी निंग ने मंडराते हुए लोक के पास से पुकारा, नाइनडस्ट। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड निंग को घूरने लगा। उसके चेहरे पर तुरंत एक खुशी की झलक दिखाई दी। हाँ डार्कनॉर्थ, मेरे बड़े शॉट डाउनलॉर्ड दोस्त, तुम वाकई आंखों को सुकून देने वाले नज़ारे हो। तुम सच में मुझसे मिलने आए हो। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मुझे पता है कि मैं कई सालों से एक बार भी आपसे मिलने नहीं आया। मैं पूरे समय एकांत ध्यान में लीन रहा। निंग टहलते हुए वहां पहुंची। सू यूजी और बाकी लोग पीछे रह गए। जैसा होना चाहिए, तुम किसी जरूरी काम पर लगे हो। नाइनडस्ट ने निंग की तरफ देखा। वह समझ सकता था कि निंग की असली आत्मा कितनी तेजी से टूट रही है और वह अपने पुराने दोस्त के लिए दुखी हुए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि निंग ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। डार्कनॉर्थ, क्या तुम मुझे आखिरी विदाई देने आए हो? शायद। निंग मुस्कुराया। मैं अंतिम एकांतवास में जाने और एक आखिरी कोशिश करने वाला हूँ। अगर मैं कामयाब रहा तो मैं अपनी आत्मा के क्षय को उलट पाऊंगा। अगर मैं नाकाम रहा तो हाँ, यह आखिरी बार होगा जब हम दोनों भाइयों को मिलने का मौका मिलेगा। अपनी सच्ची आत्मा के क्षय को उलट दो। नाइनडस्ट तुरंत आशा से भर गया। निंग ने कहा, जो कोई भी दांवमज में असफल होता है उसके लिए हमेशा से मृत्यु ही एकमात्र परिणाम रही है। हमारे अराजकता लोक में कोई भी साधक इसे बदल नहीं पाया है। सिद्धि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वे मूल रूप से हमसे अलग हैं। यहाँ तक कि ऑटॉक भी किसी सच्ची आत्मा के क्षय को उलट नहीं सकते। मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ और फिर प्रार्थना कर सकता हूँ। नाइनडस्ट ने निंग के कंधे पर थपथपाया। मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। मेरे बारे में बहुत हो गया। आप कैसे हैं? निंग मुस्कुराई। आप दांवमज कब करने की योजना बना रहे हैं? मैं बता सकती हूँ कि आप जल के दांव में अविश्वसनीय रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। जहां तक मैं देख सकती हूँ, आपको फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स के लिए डाउनलॉर्ड सूची में शीर्ष स्थान पर होना चाहिए था। मेरे शिष्य ने ये स्थान कैसे प्राप्त कर लिया? निंग ने नाइनडस्ट को धूप, फल और पानी से जुड़ी कई तकनीकें सिखाई थीं ताकि वह उनकी मदद कर सके। नाइनडस्ट ने कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया था और पानी के दांव में गहरी समझ हासिल कर ली थी। ये कहा जा सकता है कि उसकी रक्षात्मक क्षमता फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र के बाकी सभी डाउनलॉर्ड्स से बेहतर थी, सिवाय निंग के। वह नंबर 1 रैंक पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम था, लेकिन उसकी वास्तविक रैंकिंग काफी कम थी। इन बेवकूफाना सूचियों की परवाह किसे है? अपनी तरफ देखो डार्कनॉर्थ, तुम तो बहुत पहले ही इस अवधारणा से आगे निकल गए। नाइनडस्ट हंसा। और तुम्हारे भाई होने के नाते स्काईविंड को मेरा एक जूनियर माना जाना चाहिए। मैं ऐसी किसी चीज पर उससे कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? स्काईविंड, वह कुछ ज्यादा ही दिखावा करता है। निंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। लेकिन उसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। जब वह पहली बार चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बना था, तब मैंने उसके साथ एक बार मुकाबला किया था। उसने मुझे सचमुच हैरान कर दिया था। नाइनडस्ट ने आह भरी। अत्यधिक कठोरता भंगुरता की ओर ले जाती है।
वह बहुत ज्यादा कठोर है, लेकिन शायद यही बात उसे इतना खास बनाती है। निंग ने अपना सिर हिलाया। उसके कई शिष्यों में से उसके तीसरे शिष्य को सबसे कठिन रास्ता दिया गया था। उस व्यक्ति ने नश्वर जीवन में अनेक कठिनाइयों का अनुभव किया था और डाउ लॉर्ड बनने के बाद भी उसका अंत नहीं हुआ था। आप अपना डाउ मैच कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? निंग ने पूछा। जल्द ही। आपकी दी हुई तकनीकों की बदौलत मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरा दाव पहले से भी ज्यादा परिपूर्ण हो रहा है। नाइनडस्ट मुस्कुराया। जब मुझे लगेगा कि यह पुनर्तः परिपूर्ण हो गया है तो मैं इंसेंस स्पिरिट फ्रूट का इस्तेमाल करूंगा और दाव मैच शुरू करूंगा। यह अब से 10,000 अराजकता चक्रों से लेकर 50,000 अराजकता चक्रों के बीच कहीं भी होगा। निंग ने हंसते हुए कहा, जब आप सफल हो जाएंगे तो मुझे आपको बधाई देने आना होगा। आपको अवश्य करना चाहिए। नाइनडस्ट ने सहमति व्यक्त की। दोनों को अपनी अपनी मुश्किलों से पार पाना था। नाइनडस्ट को दाउमज नामक मुसीबत से जूझना था, जबकि निंग को अपनी सच्ची आत्मा के टूटने का सामना करना था। अगर ये दोनों भाई दोबारा मिलना चाहते थे तो उन्हें कामयाब होना ही था। तुलनात्मक रूप से नाइनडस्ट के जीतने की संभावना बहुत अच्छी थी। वह पहले ही वोइडजी जेडसील का इस्तेमाल कर चुका था और निंग ने उसे दोनों तकनीकें और एक इंसेंस स्पिरिट फ्रूट दिया था। निंग के जीतने की संभावना बहुत कम थी। अपने पुराने मित्र नाइनडस्ट के साथ काफी समय तक बातचीत करने के बाद निंग ने अंततः प्राचीन साधक को विदाई दी। कुछ देर बाद निंग फ्लेमड्रैगन रियल्म्स के एक साधारण अराजकता लोक की ओर चल पड़ा। वह यहाँ अपने तीसरे शिष्य स्काईविंड से मिलने आया था। निंग ने स्काईविंड को एक शराबखाने के कोने में पाया। स्काईविंड ने साधारण भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। ये वस्त्र किसी भी तरह से जादुई नहीं थे। ये वास्तव में सस्ते भान के वस्त्र थे जो आम किसान पहनते हैं। वह मैल से सना हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह वहीं कोने में बैठा अकेले शराब पी रहा था। वह कभी नशे में धुत नहीं होता था, फिर भी वह अक्सर यहाँ शराब पीने आता था। शराबखाने में किसी ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आधे साल पहले इस गंदे दिखने वाले आदमी ने इस शहर के गवर्नर को चॉपस्टिक से मार डाला था। क्या तुम अकेले ही शराब पी रहे हो? एक आवाज गूंजी। चौंककर स्काईविंड ने ऊपर देखा। कोई सचमुच उसके पास आ गया था, बिना उसकी भनक पड़े, और इस व्यक्ति ने अपनी आभा भी नहीं छिपाई थी। स्काईविंड अपने आसपास तलवार की आभा साफ महसूस कर सकता था। मुझे उसके आने का पता कैसे नहीं चला? यह इतना अजीब था कि स्काईविंड को यकीन ही नहीं हुआ। जब वह पलटा तो उसने पास की एक बेंच पर सफेद वस्त्र पहने निंग को बैठे देखा। निंग ने अपने लिए एक प्याला शराब उंडेली। गुरु। स्काईविंड ने निंग को देखते ही तुरंत घुटनों के बल गिरकर प्रणाम किया। वह अपने गुरु का सबसे ज्यादा आदर और सम्मान करता था। निंग बस देखता रहा कि उसका शिष्य झुककर प्रणाम कर रहा है, उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तुम उठ सकते हो, निंग ने एक क्षण बाद कहा। ठीक है। स्काईविंड अपने पैरों पर खड़ा हो गया। निंग ने अपना शराब का प्याला उठाया। आओ, हम दोनों गुरु और शिष्य एक एक प्याला शराब पीते हैं। स्काईविंड ने तुरंत अपना शराब का प्याला उठाया और निंग को सम्मानपूर्वक टोस्ट दिया। शराबखाने में मौजूद कोई भी आम इंसान निंग की मौजूदगी को न तो देख पा रहा था और न ही उसे महसूस कर पा रहा था। शराब खत्म करने के बाद स्काईविंड ने दोषी भाव से कहा, मैंने आपको निराश किया है मास्टर। निराश होने की कोई बात नहीं है। साधना अनगिनत अलग अलग रास्तों पर ले जा सकती है, निंग ने कहा। फ्लेमड्रैगन लोक में प्रवेश करने से बहुत पहले आपकी मातृभूमि में आपके हृदय पर एक छाया पड़ गई थी। आपकी इस स्थिति के लिए मैं आपके गुरु के रूप में खुद को दोषी मानता हूँ कि मैंने आपकी और मदद नहीं की। यह आपकी गलती नहीं है गुरु, ये रास्ता मैंने अपने लिए चुना है, स्काईविंड ने जल्दी से कहा। वह खुद भी जानता था कि वह अपनी हत्याओं में बहुत आगे निकल गया था। अगर उसका गुरु डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ न होता तो पवित्र नगरों के आर्कोन्स शायद उसे बहुत पहले ही खत्म कर चुके होते। तो क्या आप अपने अंतिम वर्ष यहीं बिताने की योजना बना रहे हैं? निंग ने पूछा। मैं थक गया हूँ, स्काईविंड ने धीरे से कहा। मैं अब और इधर उधर भागना नहीं चाहता और न ही घर वापस जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसी नश्वर संसार में यूं ही जीता रहूंगा। तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। निंग ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। चलो एक दूसरे के साथ थोड़ी शराब पीते हैं। मैं तुम्हें बस एक आखिरी सलाह दूंगा। साधना में तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। बस तुम्हें खुद के प्रति सच्चे रहना है। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हें न तो डरने की जरूरत होगी और न ही तुम्हें अपराध बोध की। स्काईविंड की आंखें लाल हो गईं। उसे आभास हो गया कि उसके मालिक की असली आत्मा कितनी तेजी से क्षीण हो रही है। उसका मालिक शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। अब बहुत हो गई ये सब बातें, चलो पीते हैं। निंग मुस्कुराया और उसने एक बार फिर अपना वाइन का प्याला उठाया। अपने शिष्य के साथ एक लंबी मदिरा समारोह के बाद निंग चला गया। वह किसी और के साधना पथ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वह अपनी बेटी के दावमज में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि वह उसे यथासंभव संसाधन प्रदान करे। वह केवल इतना ही कर सकता था कि स्काईविंड को अपने दाव हृदय का अनुसरण करने, उसे सुदृढ़ करने और उसे पूर्ण करने में मार्गदर्शन करने का प्रयास करे। इसके बाद स्काईविंड क्या करेगा, यह उस पर निर्भर करेगा। पुस्तक 43 अध्याय 7 पुराने दोस्त भाग 2। इसके बाद जी निंग ने सू यूजी और अन्य लोगों को अपने 5वें शिष्य, 6ठे शिष्य और 7वें शिष्य से मिलने के लिए ले गए। फुसफुसाहट, साम्राज्य आकाश में उड़ता रहा। डॉन्जेड, निंग ने कहा, तुम मेरे सभी 8 शिष्यों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हो। अब तक निंग अपने जीवन में कई प्रतिभाशाली लोगों से मिल चुका था। उदाहरण के लिए मदर नुवा इतनी अद्भुत प्रतिभाशाली थी कि उन्होंने बहुत ही कम समय में हेजेमनी आधिपत्य प्राप्त कर लिया था।
निंग ने देखा कि डॉन्जट प्रतिभा के मामले में उनके और मदर नुवा के बेहद करीब थी। हालांकि तुम्हारी एक स्पष्ट कमजोरी है, निंग ने कहा। चूंकि तुम हमेशा जी कुल में रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में लगभग कोई भी असफलता नहीं मिली है। खासकर तुम्हारे शुरुआती सालों में कुल ने हमेशा तुम्हारे साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया। नतीजतन तुम्हारे दाव हृदय में कमी है और उसे मजबूत करने की जरूरत है। मैं समझ गया, डॉन्जट ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। प्रिय पुत्र, यह वाक्यांश डॉन्जट पर सटीक बैठता था। निंग को ओमेगा दाव के मार्ग पर पहुंचने से पहले दुनिया भर में तकनीकों, युद्ध और कर्म भाग्य के हर टुकड़े को खंगालने के लिए मजबूर होना पड़ा था। डॉन्जट अलग था। जी वंश ने उसके पालन पोषण में अपने संसाधन झोंक दिए थे और उसके लिए कई अलग अलग तड़का लगाने वाले अभ्यास भी करवाए थे, लेकिन अंततः वे सभी अभ्यास बनावटी थे। डॉन्जट के पास एक अच्छा दाव हृदय था, लेकिन वह ओमेगा दाव के लिए दावमज में सफल होने के लिए आवश्यक पूर्ण दाव हृदय के आसपास भी नहीं था। अगर आप ओमेगा दाव के लिए दावमज में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास एक उत्तम दाव हृदय होना चाहिए, निंग ने कहा। फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में सम्राट हाथस्वॉर्ड नामक एक सम्राट थे। अगर आप उनकी हाथस्वॉर्ड कला में पूरी तरह से निपुण हो जाते हैं तो आपके पास एक उत्तम दाव हृदय होगा। जी वंश के इतिहास में दाव हृदय को पूर्ण करने से संबंधित कई विरासतें हैं। मैं समझ गया, डॉन्जट ने सिर हिलाया। सिर्फ समझना व्यर्थ है, तुम्हें कर्म करना होगा, निंग ने निर्देश दिया। आज से तुम दाव हॉट इल्यूशन स्वॉर्ड का प्रशिक्षण शुरू करोगे। दाव हॉट इल्यूशन तलवार, डॉन्जट हैरान थी। कुलपति, मैंने इस तकनीक के बारे में कभी सुना भी नहीं है। यह एक दाव हृदय तकनीक है जिसे मैंने अभी अभी बनाना समाप्त किया है। अगर आपने इसके बारे में सुना होता तो मुझे बहुत आश्चर्य होता, निंग ने हंसते हुए कहा। यह एक ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो आपको पूरी तरह से सूट करे, लेकिन अंततः आपको अपने दाव हृदय को स्वयं ही संयमित करना होगा। तकनीकें केवल मार्गदर्शन का काम कर सकती हैं। निंग ने हाथ हिलाकर एक ज़ेड पर्ची निकाली और उसे डॉन्जट को दे दी, जिसने उसे आदरपूर्वक स्वीकार कर लिया। सम्राट हाथस्वॉर्ड, देव सम्राट हेलोंग, ग्रीन बैम्बू, यान क्यूडिंग, इन सभी के पास उत्तम दाव हृदय थे और ये सभी अद्भुत व्यक्तित्व थे। हालांकि उनके द्वारा छोड़ी गई तकनीकों का प्रशिक्षण लेकर किसी और के लिए उत्तम दाव हृदय प्राप्त करना बेहद मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक साधक को अपने दाव हृदय को पूर्ण करने के लिए अपना आध्यात्मिक मार्ग स्वयं खोजना पड़ता था। अगर निंग ने हाथस्वॉर्ड कला को पूरी तरह से दोहराने की कोशिश की होती तो वह अपने दाव हृदय को भी पूर्ण नहीं कर पाता। अंततः वह दावमज के दौरान ही वह अंतिम कदम उठा पाया और उस अति उत्तेजित वातावरण में 3 साल बिताकर ही वह सफल हो पाया। अफसोस, उस सारे व्यर्थ समय के कारण निंग दावमज में असफल हो गया। हालांकि मेरी तकनीक तुम्हारे दाव हृदय को संयमित करने में मदद करेगी, निंग ने गंभीरता से कहा। तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हारा दाव हृदय तुम्हारा अपना है, किसी और का नहीं। इसलिए दाव की खोज में तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की खोज करनी होगी। अगर तुम एक परिपूर्ण दाव हृदय चाहते हो तो तुम्हें इसे अपने तरीके से करना होगा। समझ गया। डॉन्जट ने इन शब्दों को अपने दिल में मजबूती से उकेल लिया। निंग ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने डॉन्जट के भविष्य का अनुमान लगा लिया था और वह जानता था कि अगर डॉन्जट को अपने दाव हृदय को पूर्ण करने का मौका चाहिए तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर उसके जीवन में सब कुछ पूरी तरह से सुचारू और परेशानी मुक्त रहा तो वह चौथे चरण का दाव लॉर्ड तो बन सकता था, लेकिन वह अपने दाव हृदय को पूर्ण नहीं कर पाता। दावमज में सफलता तो दूर की बात है, खाली जगह के भीतर छिपे एक गुप्त क्षेत्र में, इस गुप्त क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से आधे ध्वस्त हो चुके थे। साफ जाहिर था कि यहाँ एक महान युद्ध लड़ा गया था। भाई ग्रेट जॉय, निंग ने अपने सामने महल के खंडहरों को देखा। उसकी निगाहें स्पेस टाइम को भेद रही थीं और उसे दिखा रही थीं कि अतीत में यहाँ क्या हुआ था। निंग के एकांतवास के दौरान दाव लॉर्ड ग्रेट जॉय यहीं युद्ध में मारा गया था। ग्रेट जॉय एक अविश्वसनीय व्यक्ति था, लेकिन अंत में उसके मरते हुए दुश्मन ने एक अंतिम आत्मघाती हमले में उसके आसपास के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। दोनों एक साथ मारे गए थे। स्काईफायर ब्राइट शो का जीवन बहुत आरामदायक था। निंग ने 2 दिन तक उसके साथ खाया पिया और मौज मस्ती की, फिर अलग हो गए। गड़गड़ाहट। हजारों अराजक ग्रह शतरंज के मोहरों की तरह इधर उधर घूम रहे थे। वे धीरे धीरे खाली अंतरिक्ष के एक विशाल क्षेत्र की परिक्रमा कर रहे थे, जिसे एक विशाल संरचना नियंत्रित कर रही थी। उस क्षेत्र के केंद्र में एक मंदिर था और उस मंदिर के सामने एक दुबला पतला गंजा लाल वस्त्र पहने युवक बैठा था। उसके चारों ओर शक्ति का एक अदृश्य उभार घूम रहा था जो उसके आसपास के हजारों अराजक ग्रहों को घेरे हुए था। मॉर्टल रैंक क्लास 1 मिशन पूरा हुआ। ये तुम्हारा साधना पथ पर पहला कदम था। तुम बच गए जबकि तुम्हारे सभी अनुभवी साथी मारे गए। तुम पर थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना उचित है। मुझे निराश मत करना, किनान। मूल्यांकन 6.0। इनाम 3000 नश्वर श्रेणी के रत्न। एक चश्माधारी युवक अपने सामने प्रकाश के उस मायावी गोले को देखकर हैरान था। प्रकाश का ये गोला साधना, दवा बनाने और यहाँ तक कि शरीर परिवर्तन के बारे में भी ढेर सारी जानकारी से भरा था। यहाँ तक कि कोई शक्तिशाली राक्षसी शरीर भी खरीद सकता था जिसका इस्तेमाल पहाड़ों को उखाड़ने के लिए किया जा सकता था। लेकिन जाहिर है इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। क्या मैं एक गोलेम शरीर के बदले में भी ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं अपने हाथ के एक इशारे से एक विशाल दुनिया को आसानी से तबाह कर सकूं? अगर ये सब सच है तो ये बेहद डरावना है। चश्मा पहने उस युवक की आंखें चमक रही थीं और वह जानकारी पढ़ता जा रहा था। मैं मरे हुओं को जिंदा कर सकता हूँ और दूसरी दुनियाओं की यात्रा भी कर सकता हूँ। कुछ भी और सब कुछ संभव है।
इस तरह की दुनिया मेरी पुरानी दुनिया से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मुझे ये दुनिया बहुत पसंद है। किन आन एक बेवकूफ था जो आम इंसानों की दुनिया में रहता था। वह बेहद चतुर था, लेकिन उसकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल तभी हुआ जब उसे प्रलय परीक्षणों में लाया गया। उन्होंने एक के बाद एक मिशन संभाले, दूसरों के साथ मिलकर दल बनाकर उन्हें चुनौती दी। उन्होंने कई शक्तिशाली मार्शल कलाकारों के साथ युद्ध किया, यहाँ तक कि वे वास्तव में अमर साधना के मार्ग पर चल पड़े। उन्हें दुष्ट देवताओं की दुनिया में भी भेजा गया, जहाँ उन्होंने शक्तिशाली देवताओं और दुष्टों दोनों से युद्ध किया। उन्हें बार बार कठोर बनाया गया और उनकी परीक्षा ली गई। इस प्रक्रिया में उनके कई साथी मारे गए, लेकिन उनकी जगह जल्द ही नए योद्धा आ गए। जो बचे वे और भी शक्तिशाली होते गए। सोलविंड, मुझे कहना होगा कि तुमने जो कैटाक्लिस्म ट्रायल्स गेम बनाया है वह काफी दिलचस्प है। निंग मंदिर के बाहर खाली जगह में प्रकट हुआ। दुबले पतले गंजे लाल वस्त्रधारी युवक ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। डार्क नॉर्थ, तुम आ गए। तुम्हें क्या लगता है, मेरे प्रलय परीक्षण बहुत अच्छे हैं, है ना? मैंने इस रचना के आधार के रूप में हजारों अराजक ग्रहों का, आधार पुंजों के रूप में अपनी अनेक संपदा खजानों का और प्रलय परीक्षणों में उन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए अपने भ्रम के दाव का उपयोग किया। फिर मैंने अपने परीक्षणों में भाग लेने के लिए अनगिनत नश्वर प्राणियों को चुना ताकि वे इसके भीतर साधना के पथ पर आगे बढ़ सकें। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, निंग ने प्रशंसा की। इस प्रक्रिया से मेरी हृदय शक्ति मजबूत और बेहतर हुई है, सोलिविन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं 10,000 अराजकता चक्रों तक प्रलय परीक्षण जारी रखने की योजना बना रहा हूँ। उम्मीद है तब तक मैं दांवमज का प्रयास करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास से भर जाऊंगा। अगर नहीं तो मैं प्रशिक्षण का कोई और तरीका ढूंढूंगा। निंग ने सिर हिलाया। हार्टफोर्स कल्टिवेटर्स के लिए दांवमज में सफल होना बेहद मुश्किल था। उन्हें खुद को प्रशिक्षित करने और बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के अजीबोगरीब अनोखे तरीके आजमाने पड़े। क्या आप किसी पुराने दोस्त को अंतिम विदाई देने आए हैं? सोलविंड ने अचानक पूछा। मजबूत दिल वाले शक्तिशाली हार्टफोर्स कल्टिवेटर होने के नाते उन दोनों को शब्दों को कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं थी। निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। इस मीटिंग के बाद मैं अंतिम एकांतवास में जा रहा हूँ। मैंने अपनी साधना पथ पर कई दोस्त बनाए हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, सोलविंड ने कहा। तुम सफल होगे, तुम्हें सफल होना ही होगा। सोलविंड जानता था कि अगर निंग अंतिम एकांतवास में जा रहा है तो इसका मतलब है कि निंग शायद खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। अगर निंग के पास सचमुच कोई विकल्प नहीं था और उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी तो वह एकांतवास में क्यों जाएगा? मुझे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करना बंद करो, निंग ने हंसते हुए कहा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वैसे मैंने असल में तुम्हारे प्रलयकारी परीक्षणों में घटित होने वाली घटनाओं को देखने में 1000 साल बिताए हैं। इतना लंबा? सोलविंड हैरान था। मैं वास्तविकता को आधार बनाता हूँ, फिर वास्तविकता की कमियों को पूरा करने के लिए भ्रम का इस्तेमाल करता हूँ। अब आदरणीय डॉलॉर्ड डार्कनॉर्थ इतनी सरल तकनीक में क्यों रुचि लेंगे? निंग ने समझाया। मैं दरअसल एक युवक को देख रहा था जो इसमें प्रशिक्षण ले रहा था, इसीलिए मैंने 1000 साल तक उस पर नजर रखी। क्या आप उसे मेरे पीछे आने देंगे? मैंने अपने प्रलय परीक्षणों में अनगिनत साधकों को शामिल किया होगा, लेकिन उनमें से केवल कुछ हजार साल से ज्यादा समय तक जीवित रह पाए हैं। वे मेरे लिए अमूल्य खजाने हैं, सोलविंड ने जानबूझकर दुखी भाव से कहा। लेकिन चूंकि तुमने यह अनुरोध किया है डॉलॉर्ड डार्कनॉर्थ, मुझे लगता है मुझे तुम्हें मुंह दिखाना ही होगा। तुम्हें इनमें से कौन पसंद आया है जिसका नाम किन एन है? निंग ने कहा। किन आन एक ऐसी दुनिया से आया था जो निंग के पिछले जन्म पृथ्वी के बेहद करीब थी। कैओस्वर्स में पृथ्वी जैसी कई अविकसित दुनियाएं थीं और डाउलॉर्ड सोलविंड ने ऐसी दुनियाओं से कई लोगों को प्रलय परीक्षणों में टेलीपोर्ट किया था। किन आन, वह लड़का तो साधक बनने के लिए ही पैदा हुआ था, सोलविंड ने नाटकीय ढंग से आह भरी। जानते हो, वह प्रलय परीक्षणों की परीक्षाओं को ऐसे खतरों के रूप में नहीं देखता जिनसे बचना जरूरी है। वह उत्सुकता से एक के बाद एक मिशन में लग जाता है। मैंने उसके लिए कुछ कठिन परीक्षण तैयार किए थे, लेकिन वह हर बार पटकथा पलटने में कामयाब हो जाता है। निंग ने कहा। मुझे भी वह बच्चा पसंद आ गया है। मैं उसे अपना शिष्य बनाने की योजना बना रहा हूँ। तो वह एक भाग्यशाली बच्चा है। सोलविंड ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। फुफ! अचानक एक युवक सोलविंड के पास शून्य में प्रकट हुआ। वह काले वस्त्र पहने हुए था और उसकी नजरें आलीशान थीं। वह बिल्कुल हानिरहित लग रहा था, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा और डाउलॉर्ड सोलविंड और जी निंग को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा ही डर से कांप रही हो। उसके सामने खड़े दो व्यक्तियों से निकलने वाली आभाएं बेहद डरावनी थीं। यद्यपि उनकी आभा के संकेत ही बाहर आ रहे थे, फिर भी वे दोनों स्पष्ट रूप से उस सबसे शक्तिशाली प्राणी से भी अधिक शक्तिशाली थे जिसका उसने कभी सामना किया था, जो कि एल्डर गॉड क्लास फेंट गॉड था। मैं प्रलय परीक्षणों का रचयिता हूँ। आप मुझे सोलविंड कह सकते हैं। डाउलॉर्ड सोलविंड के पहले ही शब्दों ने युवा किन आन को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। प्रलय परीक्षणों का रचयिता? सोलविंड मुस्कुराया। मेरे बगल में मेरा अच्छा दोस्त डार्कनॉर्थ है। किन एन, आज तुम्हारा भाग्यशाली दिन है। मेरा दोस्त मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन असल में उसे तुम पर प्यार आ गया है। किन एन, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो और मुझे अपना गुरु बनाना चाहती हो? निंग ने पूछा। नए शिष्यों को चुनने में उन्होंने हमेशा अपने मन की सुनी थी। उदाहरण के लिए उनके चौथे शिष्य। निंग ने बस एक तावीज किसी गुप्त स्थान पर फेंक दिया था। जो भी उसे पाने के लिए भाग्यशाली होता वह उनका चौथा निजी शिष्य बन जाता।
अब तक यह व्यक्ति अभी तक नहीं उठा था। उनके 7वें शिष्य अल्मेंडर और उनके 8वें शिष्य स्टोनपूल दोनों ही बेहद कमजोर थे जब निंग ने उन्हें पहली बार देखा था, जबकि उनके दूसरे शिष्य ग्रीन बैम्बू यान क्यूडिंग एक साधारण मनुष्य थे। निंग को अपने संभावित शिष्यों के दाव हृदय की ज्यादा परवाह थी, और हाँ, उसने ऐसे लोगों को भी चुना जिनका व्यक्तित्व उसे पसंद था। उसने प्रलय परीक्षणों में अनगिनत प्राणियों को संघर्ष करते देखा था, लेकिन उसे सिर्फ किनान ही पसंद आया था। उसने प्रलय परीक्षणों में इतनी मौतें देखने और इतने सारे दोस्तों को खोने के बावजूद किनान के आत्मविश्वास और उत्साह की प्रशंसा की। यह वाकई बहुत दुर्लभ था। मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। किनान ने हाल के वर्षों में बहुत कुछ अनुभव किया था और वह मूर्ख नहीं था। वह तुरंत घुटनों के बल झुक गया और प्रणाम किया। गुरुजी, आपका शिष्य किनान आपको नमस्कार करता है। अच्छा, आज से तुम मेरे 9वें शिष्य होगे, डार्कनॉर्थ। तुम आखिरी निजी शिष्य हो जिसे मैं कभी लूंगा, निंग ने कहा। सोलेविन ने किनान की तरफ देखा। आखिर यह बच्चा इतना भाग्यशाली कैसे था? असल में वह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ द्वारा अंतिम एकांतवास में जाने से पहले चुना गया अंतिम शिष्य बन गया था। ये याद रखना जरूरी है कि ब्लेसन क्षेत्र के लॉर्ड होवू जैसी बड़ी ताकतें भी निंग का सेवक बनने और उससे कभी कभार कुछ संकेत पाने का मौका चाहती थीं। निंग ने अपने नए शिष्य किनान की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। अब उसका 9वां शिष्य भी हो गया था और वह उन सभी से मिल चुका था जिनसे उसे मिलना था। अब समय आ गया था कि तीनों लोकों में वापस लौटकर अंतिम एकांतवास की तैयारी की जाए। पुस्तक 43 अध्याय 8 अंतिम एकांत। जी निंग ने अपने 9वें शिष्य किनान को 3 लोकों में वापस लाने से पहले बैडलैंड्स क्षेत्र का संक्षिप्त दौरा किया। रुको, निंग ने निर्देश दिया। साम्राज्य हवा में ही रुक गया। निंग ने मुड़कर किनान की ओर देखा, फिर हाथ बढ़ाकर किनान के माथे पर थपथपाया। किनान के मन में भारी मात्रा में जानकारी उमड़ने लगी और उसके बाद उसकी आत्मा में गहरे छिपे तलवार इरादे के 3 उभार दिखाई दिए। तलवार इरादे के ये तीनों उभार अलग अलग स्तर की शक्ति के थे। किनान की वर्तमान शक्ति के स्तर पर अगर उसे जेड पर्चियों से इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त करनी होती तो शायद 10,000 साल से ज्यादा लग जाते। इस विधि का उपयोग करके निंग ने पलक झपकते ही यह काम पूरा कर लिया था। हालांकि ज्यादातर जानकारी गुप्त ही रहती। किनान इस समय बहुत कमजोर था। उसकी आत्मा और आत्मा इतनी सारी जानकारी एक साथ ग्रहण नहीं कर सकती थी। मास्टर, किनान को होश आ गया। मेरे 9 शिष्यों में से तुम खतरे से निपटने में सबसे कुशल हो, निंग ने कहा। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए तलवारबाजी के 3 प्रहार और सीखने के लिए कई तकनीकें छोड़ी हैं। बाकी सब तुम पर निर्भर है। इस जगह को बैडलैंड्स टेरिटरीज के नाम से जाना जाता है और यह बहुत विशाल है, उन प्रलयकारी परीक्षणों से कहीं ज्यादा विशाल जिनमें तुम थे। इस जगह से गुजरने के लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। एक बार जब तुम विश्व स्तर पर पहुंच जाओगे या डाउलॉर्ड बन जाओगे तो तुम शायद अपने साथी शिष्यों का पता लगा पाओगे। विश्व स्तर, किनान के लिए यह एक अविश्वसनीय रूप से दूर की बात थी। वह अभी तक दिव्य अमर भी नहीं बना था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना होगा। निंग ने हाथ हिलाया। फुफकार। किनान को स्पेस टाइम के जरिए बैडलैंड्स क्षेत्र के एक साधारण अराजकता भरे संसार में भेज दिया गया। गुरुजी, आप अपने शिष्यों को पढ़ाने में हमेशा की तरह संक्षिप्त रहते हैं, सु यूजी ने हंसते हुए कहा। एजरफाइंड ने कहा, जितनी अधिक असफलताएं उन्हें मिलेंगी वे अपने अपने मार्ग पर उतनी ही अधिक दूर तक पहुंचेंगे। जब निंग 3 लोगों में वापस लौटा तो उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया, जो शायद अंतिम बार था। नॉर्थमोट बायवे, म्यू नॉर्थसन, उनके गुरु अमर डायनक्य। ये याद रखना जरूरी है कि स्वर्ग के देवता और दिव्य अमर भी 108,000 अराजकता चक्रों के अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। जब निंग बहुत छोटा था तब उसने स्वर्ग के देवताओं और दिव्य अमरों से भरी एक जेल दुनिया हासिल कर ली थी जो कई अराजकता चक्रों से जीवित थे। हालांकि स्वर्ग के देवताओं और दिव्य अमरों का दाव हृदय आमतौर पर बहुत कमजोर होता था। बहुत कम ही अपनी अधिकतम आयु तक जीवित रह पाते थे क्योंकि अधिकांश में मानसिक समस्याएं विकसित हो जाती थीं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती थी और अंततः मृत्यु हो जाती थी। अधिकांश को अपने शरीर को पोषण देने के लिए आत्मा गोलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, तभी वे 108,000 चक्र की सीमा तक जीवित रह पाते थे। उदाहरण के लिए नॉर्थमोट बायवे केवल एक शुद्ध यांग सच्चा अमर था, लेकिन वह अभी भी जीवित था। निंग जिस दूसरे व्यक्ति से मिलने गया उसका नाम नाइनलोड्स था। नाइनलोड्स पहली महिला थी जिसे निंग ने कभी प्यार किया था। निंग का रुतबा इतना ऊंचा था कि उनके ब्रेकअप के बाद किसी और ने नाइनलोड्स के पीछे पड़ने की हिम्मत नहीं की। नाइनलोड्स ने बहुत पहले ही अपना स्कूल खोल लिया था और वह केवल उन्हीं महिला साधकों को स्वीकार करती थी जो हमेशा अविवाहित रहने की कसम खाती थीं। नाइनलोड्स अपना संप्रदाय स्थापित करने के बाद कई वर्षों तक गायब रही, लेकिन फिर अचानक उसकी शक्ति आसमान छूने लगी। वह पहले विश्व स्तर की शक्ति तक पहुंची, फिर जब निंग ध्यान में लीन थी उस दौरान वह संसार डाउलॉर्ड बन गई। इससे तीनों लोगों के कई लोग अवाक रह गए और कई लोगों ने मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा कि परी नाइनलोड्स डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की मदद से ही इस स्तर तक पहुंची होगी, वरना वह इतने लंबे समय तक साधारण कैसे रही, फिर अचानक शक्ति में कैसे पहुंच गई। हालांकि निंग खुद जानता था कि उसने नाइनलोड्स की बिल्कुल भी मदद नहीं की थी। एक आंगन में एक विशाल पेड़ के नीचे निंग और नाइनलोड्स एक दूसरे के सामने बैठे थे और नाइनलोड्स निंग के लिए चाय बना रहा था। मैंने ये चाय का पेड़ खुद उगाया है और इसकी पत्तियां भी खुद तोड़ी हैं, नाइनलोड्स ने कहा। चखकर देखिए, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नाइनलोड्स। निंग मुस्कुराई। तुम सचमुच मुझे हैरान कर देती हो। निंग ने बहुत कुछ देखा था।
अब तक वह जान चुका था कि कुछ साधक वाकई जीवन के आखिरी पड़ाव में ही ख्याति प्राप्त कर पाए थे। सामान्य बुद्धि यही कहती थी कि इतने लंबे समय तक जीवित रहने के कारण उन्हें आगे कोई सफलता नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी तरह वे आगे बढ़ गए। वे बस अपनी गति से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। काफी समय से तुमने मेरे दिल पर गहरा साया डाला हुआ था। नाइन लोड्स ने निंग की ओर देखा। वह उसकी सच्ची आत्मा के टूटने का एहसास कर सकती थी और उसे उसके लिए दुख हुआ। आखिरकार वह उसके जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति था। आखिरकार मैंने अपना एक महिला मात्र विद्यालय स्थापित किया और अपने शिष्यों को प्रेम करने से सख्त मना किया, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे केवल एक नियम रोक सकता है। अंततः मेरे कई शिष्य बाहरी दुनिया के पुरुषों के साथ दाव साथी बन गए। उनमें से कई को सिखाने और कई चीजें देखने के बाद मेरे दिल पर पड़ा साया धीरे धीरे छटने लगा। मैं अतीत से उबरने लगा। मैं बस अपने शिष्यों को शिक्षा देता था और अपने बगीचे की देखभाल करता था, पेड़ लगाता था और खरपतवार निकालता था। बीच बीच में मैं दाव पर कुछ ग्रंथ पढ़ता था। नाइन लोड्स मुस्कुराया। सच कहूं तो ये बहुत अजीब था। किसी कारण से मेरे लिए साधना आसान होती गई और मैं तेजी से सुधार करने लगा। निंग को आभास हो गया था कि नाइन लोड्स का दाव हृदय अविश्वसनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, क्योंकि उसने इतने सालों से उसके हृदय पर छाए हुए साए को दूर कर दिया था। अंततः दाव हृदय ही साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। बहुत पहले निंग ने अनगिनत तकनीकों से भरा एक ताव भंडार स्थापित किया था, जिसकी पहुंच तीनों लोगों के सभी प्रतिभाशाली साधकों को थी। उनमें से कई तकनीकों को हेगेमन्स ने लिखा था और उनमें शुरू से अंत तक विस्तृत व्याख्या भी शामिल थी। इससे तीनों लोगों को अधिक से अधिक प्रमुख शक्तियां उत्पन्न करने में मदद मिली। जूनियर प्रशिक्षु भाईजी निंग, श्वेत कॉलेज का सबसे चमकीला सितारा। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे मरने के बाद भी तुम लंबे समय तक चमकते रहोगे, नाइन लोड्स ने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे रहते हुए भी जिंदा रहूंगा, इसीलिए तो मुझे तुमसे मिलने आना पड़ा, पुराने दोस्त। निंग मुस्कुराया। क्या कोई आशा है? नाइन लोड्स ने अचानक पूछा। हालांकि उनके बीच का प्यार बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, फिर भी वह निंग की बहुत परवाह करती थी। कई असफल डाउनलॉर्ड्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उदाहरण के लिए डाउनलॉर्ड ऑलगॉड ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए हर तरह के तरीके आजमाए थे। ब्रह्मांड का नियम था कि स्वर्ग हमेशा एक मौका देता है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो। और यह सच था। दरअसल जो लोग दावमज में असफल रहे, उनके लिए भी जीवित रहने का एक रास्ता था। अफसोस, आज तक ऑटॉक्स भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्द ही यह जानने के लिए अंतिम एकांतवास में जाऊंगा। अगर तुम मुझे फिर कभी देखोगे तो जान जाओगे कि मैं कामयाब हो गया। तो मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे लिए और चाय जरूर तैयार करूंगा, नाइन लोड्स ने उम्मीद से कहा। नाइन लोड्स के घर से निकलने के बाद निंग काफी खुश था। उसकी सफलताओं से उसे अंदाजा हो गया था कि वह अपनी पिछली समस्याओं से उबर चुकी है, इसीलिए वह उससे मिलने के लिए तैयार था। अगर वह अभी भी अतीत के भूतों में उलझी होती तो वह उसे परेशान नहीं करता। वह तीनों लोकों में घूमता रहा और अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलता रहा। अंततः उसने ब्राइट हार्ट द्वीप में एक पारिवारिक भोज का आयोजन किया। इस भोज में केवल उसके माता पिता, ब्राइट मून, अंकल वाइट, ऑटम लीफ और अन्य अत्यंत घनिष्ठ मित्रों और परिवार के सदस्यों को ही आमंत्रित किया गया था। यूजी, पिल्सेंट और एजोरफाइंट को भी उसके अनुचर के रूप में उपस्थित होने की अनुमति थी। यहाँ तक कि निंग ने सो रहे फ्लेमविंग गॉड को भी जगाया और भाग लेने के लिए बुलाया। भोज समाप्त होने के बाद निंग अंतिम एकांतवास में जाने वाला था। फ्लेमविंग, निंग ने निर्देश दिया, फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में कुछ लाख और अराजकता चक्रों तक रुको। उसके बाद तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। आप निश्चित रूप से वापस आएंगे, गुरुजी। फ्लेमविंग वास्तव में निंग से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सका। हा, निंग हंसा, फिर वहाँ मौजूद बाकी सभी लोगों की ओर देखने लगा। निंग, बेटा। यूची स्नो की आंखें चिंता से भरी थीं। युवा स्वामी, ऑटम लीफ ने भी निंग की ओर देखा। जी यिचुआन और अंकल वाइट ने निंग की तरफ देखा। दोनों काफी शांत रह पाए। मास्टर, सू यूजी की आंखें चिंता से भरी थीं। निंग ने उन दोस्तों और परिवार के लोगों की भीड़ को देखा जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। फिर मुस्कुराया। सब लोग निश्चिंत हो जाओ, मैं अंतिम एकांतवास में जा रहा हूँ, निश्चित मृत्यु नहीं। इसके अलावा मैं पहले ही आम इंसानों से कहीं ज्यादा लंबा जीवन जी चुका हूँ। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो उसने सू यूजी पर एक आखिरी नजर डाली और उसकी ओर सिर हिलाया। वह सू यूजी की भावनाओं को कैसे नहीं समझ सकता था। सू यूजी निंग की भावनाओं को जानती थी, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा, उन्हें कभी जाहिर नहीं किया। निंग के पास इसका कोई जवाब नहीं था, कोई हल नहीं। इंसान तो प्यार में आसानी से बहक जाते हैं, लेकिन निंग जैसा कोई, ज्यादा से ज्यादा वह उसकी परवाह अपने किसी प्यारे परिवार के सदस्य की तरह कर सकता था। जहाँ तक रोमांटिक प्यार की बात है, उसे उसके लिए सचमुच कुछ भी महसूस नहीं होता था। फुफ, जैसे ही निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक आयामी सुरंग उसके सामने प्रकट हो गई। वह उस आयामी सुरंग में कदम रखा, फिर गायब हो गया। ब्राइट हार्ट द्वीप पर सभी लोगों ने निंग को जाते हुए देखा। उनके दिल अनेक भावनाओं से भर गए। गुरुजी, नुवा, अगर मैं सचमुच अपने अंतिम एकांतवास में असफल हो गया तो तीनों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप दोनों पर होगी। निंग की आवाज अचानक सुभूति और नुवा के मन में गूंज उठी। सुभूति ध्यान कर रहे थे, जबकि नुवा छात्रों को पढ़ा रही थी। निंग के अचानक संदेश से दोनों चौंक गए। निंग ने एकांत ध्यान में जाने से पहले उनसे कभी मुलाकात नहीं की थी।
उसने उन्हें बस एक साधारण सा मानसिक संदेश भेजा था। शिष्य, सुभूति ने धीरे से कहा, अभी भी आशा है। नुवा ने मुड़कर 3 लोगों के पार शून्य में देखा। सफेद वस्त्र पहने निंग के अंदर कदम रखते ही एज्योर फ्लावर एस्टेट हमेशा की तरह वैसा ही था। डाउल और डार्कनॉर्थ, सफेद बालों वाला बुजुर्ग काफी देर से दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। निंग के अंदर आते ही उसने तुरंत आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। हाँ, जब मैं अंतिम एकांतवास में प्रवेश करूंगी तो तुम मेरे साथ आखिरी व्यक्ति होगे, निंग ने चिढ़ाते हुए कहा। इसमें आपका साथ देना मेरे लिए सम्मान की बात है। सफेद बालों वाला बुजुर्ग हंसा। निंग ने पीछे मुड़कर दुनिया पर नजर डाली। उसे लगा जैसे उसे उन लोगों की छवियां दिखाई दे रही हैं जिनकी वह परवाह करता था। द्वार बंद करो, निंग ने निर्देश दिया। एक गड़गड़ाहट के साथ एज्योर फ्लावर एस्टेट के विशाल द्वार बंद हो गए। पुस्तक 43, अध्याय 9, एकमात्र मार्ग, अनंत शून्य। बहुत दूर सिथेलेंस की बाहरी परिधि में यहाँ एक तैरता हुआ द्वीप था जिस पर एक प्राचीन मंदिर था। अंदर ऑटोक मोग और दूसरे ऑटोकों के अवतार रहते थे। ऑटोक्स, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं डार्कनॉर्थ अंतिम एकांतवास में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हमारी विभिन्न बातचीत और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान फिलहाल रुक जाता है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलती है तो आप उसे मेरे साथ साझा कर सकते हैं। जी। निंग ने ऑटोक ताबीज के माध्यम से अन्य 6 ऑटोक्स को संदेश भेजा। अंतिम एकांतवास, टाइटेनोस, एकोंग, बोलिन, स्काईफिडर, स्टोनरोल और मोग सभी अकड़ गए। उनके दिल में जटिल भावनाओं का मिश्रण था, साथ ही दुख की भावना भी। वे जानते थे कि ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक बनाना कितना मुश्किल होगा। उन 6 ने हाल के वर्षों में इस तकनीक पर काफी समय बिताया था, लेकिन वास्तव में उन्होंने निंग की तुलना में बहुत कम प्रगति की थी। उनके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी जिसे वे उसके साथ साझा कर सकें। अगर हमारे पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। ऑटोक बोलिन सबसे पहले जवाब देने वाले व्यक्ति थे। डार्कनॉर्थ, आप हमारे कैओसवस द्वारा निर्मित अनंत ओमेगा दाओ के पहले और एकमात्र गुरु हैं। मुझे पता है कि आप सफल हो सकते हैं, चाहे कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो। ऑटोक टाइटेनोस ने कहा, मौका हमेशा होता है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो। मुझे पता है कि आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे। ऑटोक स्काईफिडर ने कहा। सभी ने समर्थन में उत्तर दिया, हालांकि उनके शब्द प्रोत्साहन से भरे थे और उन्होंने निंग में अपने विश्वास की बात कही थी। फिर भी वे दिल की गहराइयों में जानते थे कि निंग के जीतने की संभावना कितनी कम है, इसीलिए उन्हें इतना समर्थन देना पड़ा। पिछले 15,000 अराजकता चक्रों के दौरान उन्होंने मृत्युहीन अध्याय के बारे में निंग के साथ अक्सर अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान किया था। शुरुआत में वे निंग को कुछ नए विचार दे पाए थे, लेकिन बाद में उनकी प्रगति की गति निंग की तुलना में बहुत धीमी हो गई। हाँ, मैं जरूर उस मौके को ढूंढूंगा और उसका फायदा उठाऊंगा। मैं अब एकांतवास में जा रहा हूँ। निंग ने एक आखिरी जवाब भेजा, फिर चुप हो गया। 6 ऑटोक्स ने एक दूसरे को देखा, फिर आह भरी। उफ, ऐसे ही हमारे एक अच्छे दोस्त ने, शायद कोई चमत्कार हो जाए। सभी उदास हो गए और माहौल तुरंत भारी हो गया। डार्कनॉर्थ एक तेजस्वी व्यक्तित्व था, उनके कैओसवस द्वारा निर्मित अनंत ओमेगा दाओ का पहला स्वामी। उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था, और अब अकेले ही वह गौरव की ज्वाला में बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए जिसे अस्तित्व की लड़ाई में आज तक कोई नहीं जीत पाया था। उसकी बहुत सारी अधूरी आशाएं और सपने थे, लेकिन अफसोस, जिंदगी में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा कोई चाहता है। 6 तानाशाह चुपचाप प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। एक खामोश दालान में सफेद वस्त्र पहने निंग ने पहले अपनी सभी 6 उत्तर धनुष तलवारें म्यान से निकाली, फिर उन्हें पास की एक मेज पर रख दिया। एस्टेट का बुजुर्ग सफेद बालों वाला भूत एक तरफ से चुपचाप देख रहा था। इसके बाद निंग ऑटोक के पत्थर के मंच पर गया, कमल की मुद्रा में बैठ गया, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जितने भी मामले निपटा सकता था, निपटा चुका था। बाकी की चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। अब वह सचमुच अपने मन को सभी बाहरी विचारों से खाली कर सकता था और अपना सारा ध्यान पूरी सच्ची आत्मा अनंत तकनीक बनाने पर केंद्रित कर सकता था। इस तकनीक का निर्माण ही उसके जीवित रहने का एकमात्र मौका था। बेशक ओमेगा दाओ के जरिए सफलतापूर्वक एक ऑटोक बनना भी संभव था, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और समय की जरूरत होती। उसके पास बस इतना समय बचा ही नहीं था। किसी एपिफनी पर भरोसा करें। एपिफनी की तो बस उम्मीद ही की जा सकती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ओमेगा ऑटोकी में उसे आगे बढ़ाने वाली एपिफनी की उम्मीद करना एक बेतुके सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक से उसके बचने की कम से कम एक मामूली सी संभावना तो थी, लेकिन ओमेगा ऑटोकी बनने के कारण उसके बचने की संभावना लगभग शून्य थी। अगर उसके पास 10 लाख या उससे ज्यादा अराजकता चक्र होते तो शायद वह थोड़ी किस्मत और एपिफनी से ये कर पाता, लेकिन अभी के लिए भूल जाओ। इसके अलावा अंतिम एकांतवास में प्रवेश करते समय व्यक्ति को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। सबसे बुरी बात जो वह कर सकता था वह थी खुद को अन्य संभावनाओं से विचलित होने देना। निंग जानता था कि इतने कम समय में ओमेगा ऑटोक बनना ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित करने से कहीं कम संभव था, इसलिए उसने दूसरा विकल्प चुनने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसने ये चुनाव 15,000 अराजकता चक्र पहले ही कर लिया था और अंतिम एकांतवास में प्रवेश करते समय भी उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। यह मार्ग 5 ट्रिलियन अध्यायों
के मृत्युहीन अध्याय द्वारा प्रकाशित था, जो हॉकफेम द्वारा सिथे कैउसलॉर्ड की उन 9 तकनीकों द्वारा दर्शाई गई अंतर्दृष्टियों के आसवन का प्रतिनिधित्व करता था जो उसने स्वयं बनाई थी। निंग ने इन सभी अंतर्दृष्टियों को इस कैउसवस से संबंधित उन सभी अंतर्दृष्टियों के साथ जोड़ा था जो उसने अनगिनत वर्षों में अर्जित की थी, साथ ही ऑटोक अवेकना की अंतर्दृष्टियों के साथ भी। निस्संदेह यही वह मार्ग था जिसके सफल होने की सबसे अधिक संभावना थी। 1. सच्ची आत्मा शाश्वत। सफलता के 2 रास्ते हैं जिन पर मैं चल सकता हूँ। पहला है सदाबहार शून्य का, जबकि दूसरा है सदाबहार अराजकता का। निंग इस सबसे जरूरी सवाल पर सोचने लगी। मुझे क्या चुनना चाहिए? एक बार फैसला कर लेने के बाद मुझे अंत तक उस पर अमल करना होगा। पिछले युगों में उसने एक ही समय में कई मार्गों का अनुसरण किया था। ऑटोक अवेकना का मानना था कि 2 सबसे संभावित मार्ग अनंत शून्य और अनंत अनंत थे। बाद वाला मार्ग ताओवादी साधना के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का पालन करता था और इस सिद्धांत पर आधारित था कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। ये सिद्धांत बुनियादी था, लेकिन इसे लागू करना कठिन था। निंग ने अंततः अराजकता चक्र 12,000 तक इस दृष्टिकोण को त्याग दिया था। जहां तक अन्य मार्गों का प्रश्न है, उसने उन्हें भी अन्य अंतरालों पर त्याग दिया था। अब केवल 2 ही रास्ते बचे थे जिनके बारे में निंग को लगा कि उनमें सफलता की संभावना सबसे अधिक होगी। अनंत शून्य। इसमें मेरी इच्छा शक्ति को केंद्र के रूप में उपयोग करना शामिल है। मुझे अंतरिक्ष के शून्य में भी अपनी इच्छा शक्ति और चेतना को बनाए रखने में सक्षम होना होगा। मेरी सच्ची आत्मा के बिखर जाने के बाद भी मैं सचेत रह पाऊंगा और फिर अंतरिक्ष के रिक्त शून्य को ही अपनी सच्ची आत्मा को नए सिरे से बनाने के माध्यम के रूप में उपयोग कर पाऊंगा। अनंत अराजकता। इसमें अराजकता ब्रह्मांड के मूल तत्वों पर अपनी इच्छा शक्ति का भरोसा करना शामिल है। मैं सर्वोत्कृष्टता की शक्ति से प्रेरणा लूंगा और उससे मेरी सच्ची आत्मा को निगलने की अपनी सहज इच्छा को रोकने के लिए कहूंगा। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मेरी सच्ची आत्मा स्वाभाविक रूप से टूटना बंद कर देगी। निंग इस निर्णय पर विचार करता रहा। अनंत शून्यता के लिए उसे स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता था, जबकि अनंत अराजकता के लिए उसे मूल तत्वों को प्रभावित करना पड़ता था और उन्हें अपनी सच्ची आत्मा पर निर्भर होने के लिए राजी करना पड़ता था। सच्ची आत्मा लगातार क्यों टूटती और बिखरती रही? क्योंकि दावमज के दौरान पहली दरारें दिखाई देने के बाद प्रमुख तत्व उसे खींचने लगते थे। शून्य अनंत तकनीक सिद्धांत रूप में तो काम करती है, लेकिन व्यवहार में मुझे इसका असर महसूस नहीं हुआ है, निंग ने सोचा। जहाँ तक अराजकता अनंत की बात है, मैं इसके प्रभावों को महसूस कर सकता हूँ। मैंने अपनी इच्छा शक्ति को प्रधान तत्वों से जोड़ने की कई बार कोशिश की है और इस तकनीक का इस्तेमाल करके मेरी सच्ची आत्मा को अवशोषित करने की गति को धीमा करने में कामयाब रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इस तकनीक को रोकूंगा, प्रधान तत्व एक बार फिर सामान्य गति से मेरी सच्ची आत्मा को निगलना शुरू कर देंगे। पहली तकनीक बेअसर लग रही थी, जबकि दूसरी का कुछ असर हुआ। उसे कौन सी तकनीक चुननी चाहिए? निंग ने दांत पीस लिए। प्रधान तत्वों को मेरे सच्चे आत्मा अंशों को निगलने से पूरी तरह रोकना अराजकता ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा। मेरी तकनीक सिर्फ इसलिए कारगर लगती है क्योंकि अभी इस अराजकता ब्रह्मांड पर कोई प्रभु शासन नहीं कर रहा है। निंग ने सिर हिलाया। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक पाने की मेरी संभावनाएं बहुत कम हैं। वह इस बात को शुरू से ही समझता था। अराजकता की प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध जाना कोई समझदारी भरा कदम नहीं था। उसने इसे अभी तक इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसका कुछ असर तो होगा। मैं चीजों को भाग्य पर नहीं छोड़ सकता, नहीं, मैं बैकअप विकल्प ढूंढ सकता हूँ। ये शून्य अनंत है। निंग ने अपना अंतिम निर्णय लिया और अपने सारे प्रयास शून्य अनंत के मार्ग पर केंद्रित करने का निश्चय किया। शून्य शाश्वत तकनीक पूरी तरह से आत्मनिर्भर तकनीक थी। इसके लिए उसे शून्य इच्छा शक्ति बनाए रखने में सक्षम होना आवश्यक था, तभी वह सफलतापूर्वक सच्ची आत्मा शाश्वत प्राप्त कर पाता। शून्य संकल्प वाक्यांश का क्या अर्थ था? संकल्प शब्द उसके मन को, उसकी चेतना को दर्शाता था। साधारण मनुष्यों के लिए आत्मा का होना चेतना का होना था। शक्तिशाली साधक समझते थे कि केवल पूर्ण सच्ची आत्मा का होना ही चेतना और सच्चे विचार की क्षमता का प्रतीक है। महाशक्तियों में सबसे श्रेष्ठ के बारे में क्या? भले ही उनकी सच्ची आत्माएं खंडित और बिखर जाएं, फिर भी वे चेतना बनाए रख पाएंगी। किसी महाशक्ति का मन और चेतना तभी रुकती है जब उसकी सच्ची आत्मा के अंतिम अंश पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। जब निंग का मूल शरीर नष्ट हो गया था, तब उसने अपनी सच्ची आत्मा के टूटने और चेतना के मंद पड़ने की इस प्रक्रिया का अनुभव किया था। चेतना के लुप्त होने का कारण ये था कि उसका सबसे मूलभूत माध्यम सच्ची आत्मा पूरी तरह से टूट गई थी। शून्य इच्छा शक्ति का मतलब था कि आपकी सच्ची आत्मा के पूरी तरह से बिखर जाने के बाद भी आप अपनी चेतना को बनाए रख पाएंगे, उसे शून्यता के भीतर ही बनाए रख पाएंगे। कल्पना कीजिए कि ऐसा करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। अगर उसकी इच्छा शक्ति पर्याप्त रूप से प्रबल होती तो वह अपनी सच्ची आत्मा के टुकड़ों के साथ रस्साक्षी कर सकता था। अपनी सच्ची आत्मा के टूट जाने के बाद भी उन्हें बलपूर्वक पकड़कर उन्हें बिखरने से रोक सकता था। वह उन्हें एक नए रूप में समेट लेता। ऐसा करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति को अराजकता ब्रह्मांड की अवशोषण क्षमता से भी आगे निकलना होगा।
तभी किसी को सच्ची आत्मा शाश्वत प्राप्त होगी। कैओस एवरलास्टिंग के लिए व्यक्ति को कैओसवर्स को अस्थायी रूप से अवशोषण प्रक्रिया को रोकने के लिए राजी करने में सक्षम होना आवश्यक था, जबकि शून्य एवरलास्टिंग के लिए व्यक्ति को कैओसवर्स की ऊर्जा चूसने वाली ताकत पर काबू पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना आवश्यक था। इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि शरीर और आत्मा से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकूं। इसे पूरा करने के लिए मुझे अनंत शून्य तकनीक में पूरी तरह निपुणता हासिल करनी होगी। निंग ने मन ही मन सोचा। निंग इस अंतिम दांव पर पूरी तरह से लगा हुआ था और उसने स्वयं को पूरी तरह से इस तकनीक के अनुसंधान में झोंक दिया। समय बीतता गया, वह लगातार नए सिद्धांतों का परीक्षण करता रहा, लेकिन हर बार असफल रहा। उसकी सच्ची आत्मा के विलीन होने पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसने खुद को निराश नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने इन अनुभवों से प्रेरणा ली और एक के बाद एक नए मॉडल पेश करते हुए इस तकनीक को और निखारा। वह 1 अरब बार असफल हुआ, 10 अरब बार, 1 खरब बार। अगर वह नश्वर होता तो बहुत पहले ही खुद को निराशा में छोड़ चुका होता। निंग फिर भी शांत रहा, जैसे पानी का तालाब शांत हो। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। पलक झपकते ही हजारों अराजकता चक्र बीत गए और वह अंत के बिल्कुल करीब पहुंच रहा था। 10 लाख साल, 1 लाख साल, 10,000 साल, 100 साल, 1 साल, 1 महीना। अब उसके पास बहुत कम समय बचा था।